क्लास में आके बोलते थे चमारा के बालक खड़े हो जाओ, चूड़ा के बालक खड़े हो जाओ, धानक के बालक खड़े हो जाओ, किस किस का कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके आओ। तो दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑलरेडी देयर, दे विल कम टू योर क्लास, ओपनली आपको उस तरह से एक डिग्रेड कर देंगे आपको ना, आपको अलग से घोषित कर देंगे ताकि आपके सहपाठी, आपके आसपास के लोग वो आपकी जाति के बारे में जानें, उस पर बात करें और लोगों का व्यवहार बदल जाता है। आपने हमारी जाति के नाम को एक ऐसा कायराना, गाली गलौज, एक कितना खराब वर्ड बना दिया, आपने उसको एक धब्बे की तरह हमारे से चिपका दिया। और आप बोलेंगे मैं तो प्राउड राजपूत हूँ, मैं तो प्राउड ठाकुर हूँ, मैं तो प्राउड बामन हूँ। कोई भी निखट्टू, बेवकूफ़, जाहिल, बिल्कुल एकदम कुपड़ व्यक्ति घर में होगा, बोल देंगे रिजर्वेशन की वजह से आईएएस नहीं बन पाया। हाँ, सही बात। जो 10वीं में 35-37% मार्क्स मुश्किल से ला के पास हुआ होगा, 40% जिसके मार्क्स नहीं आए होंगे, जो यूपीएससी का फॉर्म भरना नहीं जानता, जो एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करना तक नहीं जानता, उस व्यक्ति को कहेंगे अरे ये साला रिजर्वेशन की वजह से नौकरी चली गई, नहीं तो ये आईएएस होता। तो बहुत सारे जो ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं वो, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो मनुवादी व्यवस्था में, इस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार हैं। अभी यूपी में जो यदुवंशी लोगों के साथ जो कथाकार बन रहे थे यादव लोग, उनको किस तरह से कथित तौर पर उनके ऊपर मूत्र छिड़का गया। जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था, उसमें शूद्र कौन है? शूद्र दरअसल इस देश की ओबीसी जाति है। दलित लोग जो अनटचेबल कम्युनिटीज थी, वो लोग शूद्र नहीं हैं। मनुस्मृति जब कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को कुछ बोल दे तो उसकी जीभ काट दो, वो ओबीसी को बोल रही है, वो दलित को नहीं बोल रही है। बिल्कुल। जो दलित समाज है वो हर जगह पिस रहा है, हर जगह मार खा रहा है। अगर उन्होंने मुसलमानों से टेररिज्म में माना है तब भी वो पिटेंगे। हमें ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है, तब भी दलित मार खा रहा है। तो ये जो भाईचारा कॉन्सेप्ट है, दलित चारा, बाकी सब भाई, मतलब अपने पैर पे लेके कुल्हाड़ी मारना नहीं, काट डालना पैर, ये ओबीसी काम करता है। इस देश में मनुवाद को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद है। मंच पे मुझे ये कह के इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि सुमित चौहान दलित पत्रकार हैं जी। तो किसी कार्यक्रम में मैंने उनसे पूछ लिया कि आपने तो इंट्रोड्यूस नहीं किया खुद को कि आप बामन पत्रकार हैं या जो ये मेरे साथ बैठे हैं ये बढ़िया पत्रकार हैं, तो हमको वो लेबल कर दिया जाता है कि आप दलित पत्रकार हैं। तो मैं दलित पत्रकार बनने नहीं गया था मीडिया में, मैं पत्रकार बनने गया था। नमस्कार मित्रों, टॉक विद परमिंदर में आपका एक बार फिर स्वागत है। द न्यूज़ बीट आप सबने एक बहुजनों का एक ऐसा यूट्यूब चैनल आप सबने देखा होगा जिस पर सुमित चौहान जी की पत्रकारिता आप देख और समझ सकते हैं कि एक ऐसा पत्रकार जो ज़मीन के मुद्दों से, दलित बहुजन के मुद्दों से, और मैं जो एक बात पॉडकास्ट में ही ये बता देता हूँ पहले कि इस तरह का प्रोनंसिएशन बहुजन मीडिया में बहुत कम लोगों की है। मुख्य धारा की मीडिया की अक्सर ये शिकायत रहती है, सुमित चौहान जी के चैनल पर आप जाएंगे तो ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं पिछले कुछ सालों से जिस बेबाकी से इस सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे सुमित चौहान जी का टॉक विद परमिंदर में मैं स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है सुमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया परमिंदर, और एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए भी आपका आभार। अब थोड़ा दबाव रहेगा कि मैं शब्दों का उच्चारण ज़्यादा बेहतर तरीके से करूं जी, तो बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि द न्यूज़ बीट जो चैनल है उसको बनाने के पीछे का मकसद क्या है, कि आप क्यों ये महसूस कर रहे थे? जैसा मैं आपके बारे में जानता हूं कि आपने, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मीडिया से निकाल दिया जाता है तो क्रांतिकारी बन जाते हैं, आपने देखा होगा। आपने मैंने देखा कि आरएसएस का व्यक्ति है, मीडिया में है, लेकिन जब ही मीडिया से निकलता है बहुत सारे लोग उसको क्रांतिकारी बताना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपको मीडिया से निकाला नहीं गया, आपने खुद उसको छोड़ा और आपने एक अपना चैनल बनाया जिस पर 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। आपकी तमाम स्टोरी इस देश में फेमस रही। तो इस चैनल को बनाने के पीछे मकसद क्या था? देखिए, मैं अक्सर कई कार्यक्रमों में जाता हूं तो
मंच पे मुझे ये कह के इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि सुमित चौहान दलित पत्रकार हैं। जी। तो किसी कार्यक्रम में मैंने उनसे पूछ लिया कि आपने तो इंट्रोड्यूस नहीं किया खुद को कि आप बामन पत्रकार हैं जी। या जो ये मेरे साथ बैठे हैं ये बनिया पत्रकार हैं। जी। तो हमको वो लेबल कर दिया जाता है कि आप दलित पत्रकार हैं। तो मैं दलित पत्रकार बनने नहीं गया था मीडिया में, मैं पत्रकार बनने गया था। मैं स्कूल टाइम से ही जर्नलिज्म में मेरा इंटरेस्ट था और रिपोर्टिंग में और बाकी चीज़ों में मैं अपने लोकल अखबारों में लिखता रहता था, मैगजीन्स में लिखता रहता था, तो मेरा इंटरेस्ट था। तो मैं एक पत्रकार बनने गया था, लेकिन वो ग्रेजुअली इस तरह की यात्रा रही कि मुझे एक दलित पत्रकार के तौर पे स्थापित होना पड़ा। तो ये एक जर्नी रही। मैंने कई चैनलों में काम किया और वहाँ काम करते हुए कई तरह की पीड़ाएं झेली, ना सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी। जब हम मीडिया स्कूल में थे, आईएमसी से पढ़ाई की, तो वहाँ पर पत्रकारिता को बहुत एक खूबसूरत तरीके से सिखाया जाता था कि वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, वो देश की जनता की रक्षा करने का काम करता है, सरकार को जवाबदेह ठहराता है और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, मजलूमों की आवाज़ बनता है। यही पत्रकारिता की परिभाषा हमको सिखाई गई। लेकिन जब हम गए तो हमें पता चला कि दरअसल वो एक कॉरपोरेट मीडिया है। कॉरपोरेट मीडिया एक बिजनेस मॉडल पर काम करता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है कि किसका भला हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह के हालात हैं देश में, तो जनता को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि भारत का मीडिया किस तरह से काम करता है। तो जब हम गए उस समय हमने देखा कि 13-14 में जब वो नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट बनाया जा रहा था, फिर वो चुनाव का माहौल था, तो पूरा मीडिया एक अपना शिफ्ट कर रहा था स्टैंड। वो एकदम दंडवत हो गए थे, मतलब हर जगह मोदी मोदी उस तरह का माहौल था। और फिर जब प्रधानमंत्री मोदी बन जाते हैं उसके बाद से जो उनके विदेशी दौरों को लेके एक तरह का क्रेज़ और वो मेगा स्टार की तरह वो कवरेज उनको देना शुरू किया, तो पूरा टाइम हम यही कर रहे थे। जो हमने क्लासरूम में जर्नलिज्म सीखा वो हमको करने नहीं देते थे। कई स्टोरीज ऐसी होती थी जो क्रिटिकल होती थी सरकार को लेकर, उसको मना कर दिया जाता था। जैसे मैं आपको बताऊं, जब नोटबंदी हुई तो एक ओपन अनाउंसमेंट किया गया कि कुछ ऐसी तस्वीरें या वीडियो आपको टीवी पर नहीं चलाना है जिसमें जनता परेशान है। जी। तो आप सोचिए, जो मीडिया का काम है जनता की परेशानी दिखाना, वो कह रहा है कि जनता की परेशानी नहीं दिखाना क्योंकि इससे सरकार को असर पड़ेगा, नेगेटिव उसको असर पड़ेगा। तो कई ऐसे मौके आए जिस पे हमें अपना काम करने से रोक दिया गया। एज ए जर्नलिस्ट वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू डू फॉर आवर चैनल, वो हमको अलाउड नहीं था। वी वर हमको बोला गया कि तुमको ये स्टोरी नहीं करनी है। कई बार लड़ते थे, कहाँ सुनी होती थी कि नहीं भाई क्यों नहीं करना है, कोई गलती है तो बताओ, कोई फैक्ट गलत है, कोई हमने काल्पनिक कहानी नहीं बनाई है, कोई तथ्य है उसके आधार पर हम खबर बना रहे हैं, तो वो मना कर दिए जाते थे। तो एक पत्रकार के तौर पर भी वो घुटन थी भारत के मीडिया में, अलग अलग चैनलों में जब काम किया कि हम जो काम करने आए हैं वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब सरकार की तारीफ करना, बहुत लोग हो सकता है कि ये समझे कि सुमित एंटी मोदी है या एंटी गवर्नमेंट इस तरह से बोल रहा है, इसको पसंद नहीं होगा बीजेपी की सरकार, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक जर्नलिस्ट का काम है सरकार से सवाल उठाना, सरकार को जवाबदेह ठहराना। जब हमारे देश में पुल गिर रहे हैं चलते हुए, अभी आप देखेंगे वीडियो, गाड़ी चल रही है और पुल धंस जा रहे हैं, बाढ़ आ जा रही है, लोग चलते हुए किसी भी समस्या में घिर जा रहे हैं, हादसे हो जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी कि हम सरकार को जवाबदेह ठहराएं। हम उनसे पूछें कि आपने अभी तो इनॉग्रेशन किया, अभी तो आपने इतने हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए, इसमें लापरवाही क्यों हुई, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब क्यों है, लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, लोगों को अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार का प्रचार करना कि सरकार सर्वगुण संपन्न है, उसके लिए सरकार ने जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बनाया है। उसके लिए इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर जो हैं वो गजटेड ऑफिसर उसका काम करते हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी है, सरकार का अपना प्रचार करने के लिए उसका एक तंत्र है। पत्रकार का काम है सरकार से सवाल उठाना, तो हमको वो उठाने से मना किया गया, बहुत बार रोका गया। और साथ में जब आप दलित हों, आप एक महिला हों, आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, आप किसी माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, आप किसी खास इलाके से भी आते हैं, आपकी स्किन टोन अलग है, आपका डायलेक्ट शायद अलग हो सकता है, तो तब भी आपको काफ़ी चुनौती होती है। जी। बीइंग अ दलित मुझे काफ़ी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, और वो कई बार ऐसे मौके थे जब वो अंदर तक एकदम निचोड़ देते हैं, आपको झकझोर देते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है। एक दलित व्यक्ति जो अपने घर का पहला ग्रेजुएट व्यक्ति है, जो एक चपरासी का बेटा है, जो मजदूरी करके गांव से निकल के यहाँ तक पहुँचा है, जिसने तमाम तरीके की पीड़ाएं झेली हैं, वो जब भारत के कॉरपोरेट मीडिया में, नोएडा में बहुत एक 5 स्टार ऑफिस में खड़ा होकर जब अपना काम करने की कोशिश करता है और उसके साथ अगर जातिगत भेदभाव होता है,
तो वो हिम्मत को, हौसले को तोड़ने वाला होता है बहुत बार। तो वो भी पीड़ा थी, एक दलित होने के नाते हमें उससे भी गुजरना पड़ता है। एक प्रोफेशनल डिसकंटेंट भी था और साथ ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी थे। उन दोनों ने कुछ इस तरह का कॉकटेल बनाया कि फाइनली मुझे मीडिया छोड़ना पड़ा और मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। उस कहें कि अंदर जो घुटन थी उससे बचने के लिए मैंने 2019 में 10 शूद्रा नाम से हमने अपना यूट्यूब शुरू किया था। उस समय मैं इंडिया न्यूज़ में काम कर रहा था। तो चेहरा नहीं दिखा सकते कि उनकी नौकरी नहीं मिलेगी, बता नहीं सकते अपनी आइडेंटिटी, आगे काम मिलेगा नहीं, तो तमाम तरीके के डर थे। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को बर्स्ट करने के लिए हमने शुरू किया, जो ग्रेजुअली लोगों ने पसंद किया क्योंकि उसकी डिमांड थी। उस तरह का कंटेंट नहीं अवेलेबल था, जो दलित बहुजन समाज है उसके मसलों पर बात नहीं हो रही थी। तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और उसी से मुझे कॉन्फिडेंस भी आया आगे चल के कि ये जो भारत का जिसको आप मनुस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मैं उसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसको मैं मनुस्ट्रीम मीडिया कहता हूँ, कि दैट मनुस्ट्रीम मीडिया I can survive without this media. I am no longer dependent on Manustream media because earlier it was very difficult to have a own अपना चैनल बनाओ, 25 करोड़ की कंपनी बनाओ, लाइसेंस लो, ये लो, अखबार खोलो, RNI लो. Now it is very easy that you have a 10,000 वाला मोबाइल और उस पर आप रिकॉर्ड करो, अच्छे से अपनी बात रखो, आप में अगर कंटेंट में दम होगा तो वो रीच आउट करता है। तो उससे कॉन्फिडेंस मिला, समाज ने बहुत साथ दिया, बहुत मोहब्बत मिली, बहुत प्यार मिला और फाइनली हमने वो नौकरी छोड़ दी। वो आप बोल रहे थे कि कई बार वो निकाल देते हैं, तो हमने छोड़ दी। ये फ़र्क आया कि नहीं, अब हो गया, अब आपके वो जहरीले इन्वायरमेंट में हम लोग नहीं rह सकते हैं। तो ये 2 कारण रहे जिसकी वजह से मैंने भारत के मीडिया को छोड़ दिया और अपना एक कम्युनिटी मीडिया शुरू किया। जी, जब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मीडिया में लोग हैं जनता के सवाल नहीं उठाते हैं, जो पीछे रह गए लोग हैं उनका सवाल नहीं उठाते हैं, इसका कारण आप कुछ समझते हैं? नंबर एक बात कि मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि इसलिए वो सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि उन पीड़ा से गुजरने वाले लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं। जी, मुझे लगता है कि मुसलमान बहुत कम हैं, दलित कम हैं, मुसलमान में भी हैं तो एलीट कुछ मुसलमान हैं, वो मुसलमान जो पिछड़ गया है वो नहीं है, ओबीसी भी नहीं है। तो किसानों की समस्या, दलितों की समस्या, इस देश में वंचितों की समस्या, इसलिए वो नहीं उठाते हैं क्योंकि बहुत इन समुदायों के लोग वहाँ पर नहीं हैं। बिल्कुल। अब आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि क्योंकि आपने मीडिया में काम किया था, आपने महसूस किया होगा इसको, डेटा भी यही कहता है कि बहुत लोग नहीं हैं, आपको और भी कुछ कारण लगते हैं? देखिए, बिल्कुल, आप एक अगर न्यूज़ रूम की बात करें तो मेरे नज़रिए में इंडियन न्यूज़ रूम्स जो हैं वो किसी एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब की तरह काम करते हैं। जैसे आप किसी क्लब में जाते हैं, किसी पब में जाते हैं तो उसकी मेंबरशिप लेते हैं और फिर आपको पर्क्स मिलते हैं, आपको छूट मिलती है, कई तरह के ऑफर मिलते हैं। तो इंडियन न्यूज़ रूम्स आर एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब्स। वो कुछ जाति का एक गिरोह है, वो क्लब है और उसकी एंट्री उन्हीं को मिलती है जो उनकी जाति का होता है। तो उस क्लब में आप जाएंगे तो शामिल होंगे, उनके हिसाब से आपको मन चाहिए शिफ्ट मिल जाएगी, आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, आप जो स्टोरी लेके जाएंगे वो अप्रूव हो जाएगी, आपको क्रेडिट मिलेगा, आपके लिए तालियां बजेंगी, आपका खूब स्वागत होगा, आपको तीज त्यौहार में, जनेऊ संस्कार में, मुंडन संस्कारों में, सब में बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप उस क्लब का हिस्सा नहीं हैं तब आपको तमाम तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। मैंने 4 बड़े चैनलों में काम किया, एबीपी न्यूज़ से करियर शुरू किया, उसके बाद मैं जी न्यूज़ में गया, मैं इंडिया न्यूज़ में गया, न्यूज़ नेशन में गया। ये 4 बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, ये कोई छोटे रीजनल चैनल नहीं है, ये बहुत बड़े मीडिया संस्थान हैं। मैं कभी भी अपने करियर में किसी भी दलित पत्रकार से नहीं मिला। मैं इकलौता दलित पत्रकार था जो इन 4 जगह पर काम कर रहा था। कुछ होंगे तो मुझे नहीं पता, हो सकता है वो अपनी जाति छुपा के रह रहे हो। आदिवासी तो अभी भी शायद दिखते नहीं, बहुत कम, मैं नहीं मिलता, मेरे को मिला ही नहीं कोई इन चैनलों में। तो अपनी जैसी कहानी बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पे। तो एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि जब अगर आप इस जहाँ पर हम मेरे स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, यहाँ अगर 10 लड़के को, कॉलेज के लड़कों को या ऑफिस के कलीग्स को, आप 10 लड़कों को छोड़ दें, पुरुषों को छोड़ दें, तो वो माँ बहन की गाली बड़े बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे को बड़ा वो गाली दे के ही बात करेंगे, या उस तरह का एक इन्वायरमेंट हो जाता है जो कि आप सब जानते हैं यार दोस्तों में जिस तरह का माहौल होता है। लेकिन अगर आपके कलीग्स में किसी महिला को आप बिठा दें, आप 10 लोगों का स्टाफ है, उसमें कोई महिला आ जाए तो सबकी भाषा बदल जाएगी, सबका व्यवहार बदल जाएगा, है ना, सब वो गाली नहीं दे पाएंगे। तो कई बार आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है जी। आप जहाँ पर हैं नहीं वहाँ आपकी कोई बात नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने आपके जैसी पीड़ा को नहीं सहा, उन्होंने कभी उसको देखा ही नहीं उस नज़र से। भारत के न्यूज़ रूम में बहुत आम बोलचाल की भाषा में कास्ट स्लर्स का इस्तेमाल होता है जी। मुझे याद है एबीपी न्यूज़ में हमारी एक दोस्त थी, वो जो है ओबीसी चौरसिया लड़की थी और वो आके एक दूसरी हमारी लड़की थी उसको बोलती है कि क्या तू भंगी बन के आई हुई है। तो ये बहुत नॉर्मल
कॉमन एक उनके लिए है कि ये तो कुछ गलत होता ही नहीं। जब मैंने उसे टोका तो मेरी 2 दोस्तों ने, जिसमें एक दोनों सवर्ण महिलाएं थी, वो कहती हैं इसमें क्या गलत है, ये तो हम घर में भी बोलते हैं, ऐसे मेरी मम्मी भी बोलती है, हम अपने भाई को भी बोल देते हैं, कंजर है, भंगी है, चमार है, ये तो ऐसे बोल देते हैं, ये कास्टिस्ट वर्ड थोड़ा ही है। तो ये इतना नॉर्मलाइज है, जबकि ये क्राइम है। बिल्कुल, ये आपको जेल हो सकती है उस चीज़ के लिए, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, बट ये इतना नॉर्मलाइज होता है भारत के न्यूज़ रूम में। आपकी जाति का ताना देना, आपकी जाति के नाम का मखौल उड़ाना, वो इतना आम लगेगा आपको। अगर आप उस वर्ग से नहीं है तो आपको कभी वो पीड़ा महसूस नहीं होगी। अब आप अगर कास्ट और जेंडर को एक नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो आप बैठे हुए हैं किसी अपनी महिला साथी के लिए, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं या कहीं बाहर बैठे हुए हैं, और कोई आता जाता व्यक्ति या कोई दूर बैठा व्यक्ति उसको किस नज़र से देख रहा है, वो हो सकता है मैं और आप नोटिस ही ना करें, हमको वो दिखे ही ना, लेकिन आपकी वो महिला मित्र, आपके परिवार की महिला, आपकी साथी आपको ज़रूर बता देगी कि सामने वाले की नज़र क्या है जी। तो जो व्यक्ति उस पीड़ा से गुजरता है, जो व्यक्ति उस नज़रिए को जानता है, वो उसको वो पता है कि कहाँ क्या है। जाति सब आपके आसपास है। लोग भले ही दावा करें कि आप जाति कहाँ है, जाति आपके आसपास है। जब आप शक्ल देख के उस पर कॉमेंट करते हो, जी, जी। है ना, जब आप हमारी जाति के नाम का ताना देते हो, तो वो आपके अंदर के भीतर भरे जातिवाद को दिखाता है जी। तो ये एक गंभीर विषय है कि भारत के जो न्यूज़ रूम्स हैं, जो कि स्टडीज़ भी हैं इस बारे में कि 90% ऑफ इंडियन मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द अपर कास्ट पीपल, और उसमें यू कैन नॉट फाइंड एनी सिंगल दलित एडिटर, रिपोर्टर और एंकर, हार्डली यू विल फाइंड इट। जो होते हैं वो मेरी तरह फिर परेशान होकर छोड़ देते हैं मीडिया। तो जहाँ आप है नहीं वहाँ आपकी बात कौन करेगा। तो भारत के मीडिया में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी अपने साथ बहुत सारी स्किल्स को लेके आती है। अब मैं एक दलित व्यक्ति हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं एक गांव से हूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है, मेरे पास बहुत सारी अलग अलग स्किल्स हैं। जब मैं काम करूँगा तो मैं अपने इलाके के बारे में, अपने लोगों के बारे में एक बेटर ओपिनियन दे सकता हूँ, है ना। हु टेल्स योर स्टोरी डेफिनेटली मैटर्स। आप कहानी बता सकते हैं, लेकिन जो पीड़ा मैंने सही है वो शायद मेरे से बेहतर आप नहीं बता सकते ना। आप ठीक है, आप दलित होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दलित होंगे तभी आप दलितों की बात बोलेंगे जी। लेकिन सवाल है कि आप बोल क्यों नहीं रहे थे। हाँ बिल्कुल, आपने बोला होता तो हमारी ज़रूरत ही नहीं होती। जब दलित आ गया तब आवाज़ आ रही, तब आ गई। अब मैं अक्सर कई बार बोलता हूँ ये बात कि वी हैव टू डाई टू बी इन टू देयर हेडलाइंस। हमें उनकी सुर्खियों में आने के लिए मरना पड़ता है। हमारे जो दलित लोग हैं, जब तक उनको मार ना दिया जाए, उनकी हत्याएं ना हो जाए, उनके साथ रेप, गैंग रेप ना हो जाए, उनके ऊपर यूरिनेट ना किया जाए, उनको टॉर्चर ना किया जाए, तब तक हम भारत के मीडिया में दिखाई नहीं देते। तो वी हैव टू डाई टू बी इन देयर हेडलाइंस। दैट इज़ द कॉस्ट दलित्स आर पेइंग इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि भारत के जो न्यूज़ रूम है वो कितने ज़्यादा कास्टिस्ट हैं, कितना घटिया इन्वायरमेंट है वहाँ पे, कितनी घटिया स्तर की पत्रकारिता वो लोग करते हैं। तो ऐसे माहौल में ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी हो। दलित बहुजन समाज जब न्यूज़ रूम का हिस्सा होंगे तो वो एक बेहतर देश बनाने में, बेहतर समाज बनाने में कोशिश करेंगे। और मैं एक बात और भी मज़े लेके बोलता हूँ कि आज भारत में जो मीडिया, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। मैं मजाक में लोगों को बोलता हूँ, बट इट्स अ वेरी सीरियस थिंग कि आज आप देखेंगे भारत में मीडिया की वजह से जितनी भी नफ़रत है, आज भारत में मीडिया की वजह से जितना दुष्प्रचार है, जितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से भटका के, उनको रोजी रोटी शिक्षा से भटका के दंगाई बना देना, हिंदू मुसलमान की नफ़रत भड़का देना, खुदाई करके मस्जिद खोद के जो है मंदिर ढूंढना, और इस तरह के जितने भी बकवास चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में, हमारे दलित बहुजन लोग उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो मीडिया में है ही नहीं। तो मीडिया में जो भी नफ़रत मीडिया की वजह से हो रही है वो तथाकथित अपर कास्ट के लोगों की वजह से हो रही है। तो आप अपने लोगों का गिरेबान पकड़िए, उनसे पूछिए, जब चाय कॉफ़ी पिए उनसे तो पूछिए कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, देश का क्या कबाड़ा बना दिया है। तो माई पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड आई एम प्राउड दैट माई पीपल आर नॉट spreading such kind of fake shade. They are better human being. They are building this nation with their sweat and blood, और वो बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया भारत का देश को तोड़ने के काम कर रहा है। जब ये बात आप कर रहे हैं तो एक घटना मुझे याद आ रही कि स्कूल के दिनों में जो मेरे दलित दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि हम सब एक ही गली मोहल्ले से आते थे, पढ़ते थे, तो गांव में तो ये है, हर घर में मौजूद है, जातिवाद, कास्टिज़म हर दलित आदमी झेलता है बचपन से ही। पर ये महसूस करता हूँ कि मेरे कुछ अध्यापक थे जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन मेरे कुछ दलित दोस्तों के बाप का नाम लेकर
गालियाँ देते थे कि अरे तुम्हारा बाप तो हल जोतता था, तुम इधर कहाँ आ गए। हम्म, अभी मैं महसूस करता हूँ कि 8वीं और 9वीं क्लास में तब शायद हमको ये महसूस नहीं हुआ क्यों इसको बोल रहा है ये आदमी, बुरा लग रहा होगा। और वहीं जो ओबीसी डोमिनेंट कास्ट के लोग थे उनके खिलाफ इस तरह का इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि इलाके में उनकी संख्या खूब है। लेकिन दलित जाति के बच्चों के साथ ऐसा करते थे। मैं ये सोचता हूँ मेरे साथ का कोई भी छात्र भारत के किसी यूनिवर्सिटी में दलित छात्र क्यों नहीं आया। ओबीसी भी गिन के आए 2-4, लेकिन दलित एक भी नहीं आया, संख्या में बराबर है। मुझे ये महसूस होता है कि उनके साथ ये जो हो रहा था, पहले गांव में हो रहा है, फिर जो स्कूल में भी टीचर कर रहा है, उन्होंने 12वीं से पहले ही पढ़ाई छोड़ के, और जब जैसे मान लीजिए कि स्कूल में हम बच्चे हैं और कोई गलती करते हैं तो टीचर मारते हैं। हमारे यहाँ मारपीट का भी है प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में। तो मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि दलित बच्चों को अधिक मारते थे बेवजह भी। ये एक किस्सा मुझे याद आता है। मेरी माँ जो है वो पढ़ नहीं पाई, वो अनपढ़ महिला हैं जी, और बहुत ही साहसी और बहुत ही प्यारी महिला हैं जी। तो वो अक्सर किस्सा हमको बताती हैं जब हम पूछते हैं उनके कि मम्मी तुम पढ़ क्यों नहीं पाई, क्या रीज़न था। हाँ। तो वो बताती हैं कि जब वो स्कूल गई, पहले 2-4 दिन के लिए स्कूल गई, तो उनसे वहाँ स्कूल में टीचर ने जो कुत्ते बिल्ली या जानवर जो टट्टी पेशाब कर देते हैं वहाँ पे, जो गंदगी फैला देते हैं, हाँ। उनको बोला गया कि आप झाड़ू से इसको साफ़ करो। तो मेरी माँ जब बहुत छोटी पहली बार स्कूल गई तो उनको ये सब सहना पड़ा। हाँ। और उस वजह से उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया कि मास्टर साहब तो मेरे से झाड़ू लगवाते हैं, टट्टी उठवाते हैं। जी। तो उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये जूठन का एकदम दृश्य है। ये आप अगर एक्सपीरियंस देखेंगे तो ये हमारे करोड़ों बच्चों का अनुभव इस तरह का है। मेरा टीचर मुझसे साइकिल साफ करवाता था स्कूल में। तो वो ये जो जिसे स्कूल का प्रांगण कहते हैं, जिसे यूनिवर्सिटी का माँ सरस्वती का दिव्य प्रांगण वो लोग बोलते हैं जी, ये वाकई ऐसा नहीं है। हमारे लिए वो एक जाति उत्पीड़न का केंद्र कई बार बन जाता है। स्कूल में जो स्कॉलरशिप का पैसा आता है या कुछ आर्थिक मदद का पैसा आता है तो टीचर आके बाकायदा क्लास में खड़े होके बोलते हैं ना। मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणवी में आपको बता सकता हूँ, वे क्लास में आके बोलते थे चमारा के बालक खड़े हो जाओ, चूड़ा के बालक खड़े हो जाओ, धानक के बालक खड़े हो जाओ, किस किस का कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर आओ। तो दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑलरेडी देयर, दे विल कम टू योर क्लास। वो ओपनली आपको उस तरह से एक डिग्रेड कर देंगे आपको ना, आपको अलग से घोषित कर देंगे ताकि आपके सहपाठी, आपके आसपास के लोग वो आपकी जाति के बारे में जानें, उस पर बात करें और लोगों का व्यवहार बदल जाता है। आपको याद होगा हमारा राजस्थान में जो पाली का केस है जिसमें एक छोटे से बच्चे को मटकी छूने पे उसके टीचर ने ही पीट के मार दिया। जी। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे दलितों के हैं जिसमें जो टीचर्स हैं, जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ इंस्टीट्यूशनल्स मर्डर होते हैं। डेल्टा मेघवाल, रोहित वेमुला, हमारे तमाम जो बच्चे हैं उसके कहानियाँ आपको वो बताएगी पीड़ा कि किन परिस्थितियों से गुजरते हुए वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। सबसे अधिक पीएचडी छोड़ देते हैं दलित बच्चे। बहुत मुश्किल होता है। आपने कुछ आई गेस ये लास्ट कोविड के टाइम की बात है ये, कि जब ऑनलाइन क्लासेस थे तो आईआईटी खड़गपुर की एक टीचर की ऑनलाइन क्लास दलित बच्चों के साथ कर रही थी क्योंकि कोविड था। उस क्लास में वो ओपनली उनको गाली दे रही थी। वो वीडियो हम लोगों ने द न्यूज़ स्पीक पे रिपोर्ट किया। वो जो आईआईटी के बच्चे हैं, दलित बैकग्राउंड के हैं, एससी एसटी बच्चे हैं, उनको वो ओपनली गाली दे रही थी, उनके बाप को गाली दे रही थी, उनको इंसल्ट कर रही थी। अब आप सोचिए इस तरह के माहौल में आप कैसे पढ़ेंगे, जहाँ दलितों को बार बार उनकी जाति के नाम की गाली दी जाए, जहाँ उनको परेशान किया जाए। बहुत बार तो हम लोग अपनी जातीय पहचान को बताने में भी कंफर्टेबल नहीं होते ना। अब मैं कैसे बताऊं लोगों को कि मेरी कास्ट क्या है, क्यों? क्योंकि सामने वाले का व्यवहार बदल जाएगा। वो विजिबल चेंज है, वो हमको दिखता है। प्राउड तो फील नहीं हो रहा है बोल के। जी। आपने हमारी जाति के नाम को एक ऐसा कायराना गाली गलौज, एक कितना खराब वर्ड बना दिया। आपने उसको एक धब्बे की तरह हमारे से चिपका दिया और आप बोलेंगे मैं तो प्राउड राजपूत हूँ, मैं तो प्राउड ठाकुर हूँ, मैं तो प्राउड बामन हूँ। आप अपनी जाति को इस तरह से वो मार्शल कौम और जाने क्या क्या आप अपना इतिहास बता के उसके साथ में जोड़ के प्राउडली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कॉन्फिडेंस एक लंबे समय तक हमारे दलित बहुजन समाज में नहीं था। मैं भी शुरू में मुझे याद है हम भी सोचते थे कि ना बताएं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम बताएं, लेकिन वो पूछते हैं। हम भी अनकंफर्टेबल होते हैं अपनी कास्ट
पहचान को लेके, ये बहुत दलित्स के साथ में होता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर कास्ट आइडेंटिटी बिकॉज देन उनको वो स्टिग्मा है, एक ट्रॉमा है। जब मैं बताऊंगा कि मैं भंगी हूँ, जब मैं बताऊंगा मैं चमार हूँ, जब मैं बताऊंगा कि मैं किस वर्ग का हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे साथ किस पीड़ा को मैं लेके चल रहा हूँ और फिर सामने वाला उसके हिसाब से कैसे उसका व्यवहार बदल जाएगा। तो ये कंफर्टेबिलिटी आना कई बार बहुत मुश्किल होता है, लंबा वक्त लगता है, कॉन्फिडेंस चाहिए, उसमें पीढ़ियों के कॉन्फिडेंस चाहिए। जब हम अपने दलित बहुजन महापुरुषों को, महिलाओं को पढ़ते हैं, जब हमने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना स्ट्रगल किया, हमने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्री माएँ, हमारे जो तमाम नायक नायिकाएँ हैं, उनकी जीवन को पढ़ा, उनके बारे में समझा, वो कॉन्फिडेंस तब आता है कि नहीं, आप अगर चमार हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे, मैं पर्सनली इस बात को नहीं मानता कि वी शुड बी प्राउड ऑफ कास्ट बिकॉज कास्ट इज अ डिजीज। बिल्कुल, एज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बीमारी है, कास्ट इज अ डिजीज है ना, और जो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो बीमार लोग हैं। बिल्कुल, बाबा बाबा साहब कहते हैं एक आप किसी को कैंसर है और वो बोले आई एम प्राउड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, आई हैव कैंसर, ये तो पागलपन है ना। बिल्कुल, किसी को बीमारी है तो उसका कोई कैसे प्राउड करेगा। तो कास्ट एक बीमारी है जिस पे गर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दलित समाज के लोग अपनी कास्ट को लेके, जब अपनी आइडेंटिटी को लेके वो कंफर्टेबल होके बोलते हैं, तो उसको हम कास्ट असर्शन बोलते हैं। वो अपने कास्ट पे, जिस पे आपने इतनी सारी पीड़ा ला दी हुई है, जिसके नाम को ही आपने गाली बना दिया, जब वो उसको प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं और वो बोलते हैं दैट वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ आवर कास्ट आइडेंटिटी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आप अपनी गाड़ी पे लिखते हैं ब्राह्मण, जब अपनी गाड़ी पे आप लिखते हैं ठाकुर, बनिया, या जो भी आपकी जाति आप लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसमें, और एक दलित व्यक्ति जब उस पर जय भीम लिखता है अपनी गाड़ी पे, बिल्कुल द ग्रेट चमार वो लिखता है, तो आप में और उसमें फर्क है। आपको वो समझना पड़ेगा कि उसने कितनी पीढ़ी का वक्त लगा व्यक्ति को ये एक्सेप्ट करने में कि भाई मैं चमार हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल मैं किसी जाति विशेष का व्यक्ति हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मेरी गलती नहीं है। क्योंकि बहुत बार तो इन्होंने थोप दिया कि आप तो इस जाति में पैदा हुए हैं क्योंकि आपके कर्म खराब थे, आपको पिछले जन्म का फल मिल रहा है, आपने गलत काम किए थे इसलिए आप इसमें पैदा हुए, हमने अच्छे काम किए थे तो हम जो हैं आज सवर्ण के रूप में, एक कथित अपर कास्ट के रूप में पैदा हुए। तो लोगों ने बहुत विक्टिमाइज़ किया हमारे लोगों को, और काफ़ी लंबा वक्त लगा लोगों को ये समझने में। और ये एक लंबी यात्रा है, जब आप उससे गुजरते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, फिर जाके आप कभी कभी कंफर्टेबल होते हैं और अपने आप को एक मजबूत व्यक्ति के तौर पे स्थापित करते हैं। अदरवाइज़ आप डरे रहते हैं, काफ़ी आपको अनकंफर्टेबल होगा, ये काफ़ी एक मुश्किल अनुभव होता है। अभी आप ये रोहित वेमुला का नाम ले रहे थे, तो मुझे याद आ रहा है कि हमारे एक जेएनयू के प्रोफेसर ने क्लासरूम में शायद जो मैं जो महसूस कर पाया उसको सुन करके, कि वो मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हाँ, शहादत कि कुछ लोग होते हैं आंदोलन क्रांतिकारी, ये सब वो सब बोलना इनडायरेक्टली। बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लोगों को ये लगता है, पर मेरी नज़र में वो आदमी उसी दिन गिर गया जिस दिन इस तरह की हरकत शुरू की। ये जो जाति को लेकर जो आदमी पैदा हुआ है, जो इससे निकल नहीं पा रहा है, जो आप कह रहे हैं कि बीमारी है जाति, मैं ये मानता हूँ कि कोई दलित व्यक्ति अगर अपनी जाति पे प्राउड फील कर रहा है तो कास्टिज्म नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। आके जो सोचिए कि हज़ारों साल से सताया हुआ है, उसी सुमित चौहान को जातिवादी बोलते हैं। मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है कि जो आदमी स्ट्रगल करके, मेहनत करके, तमाम यातनाएं झेलकर भारत की मीडिया में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको दलित बोलकर और जातिवादी बोल रहे हैं कि तुम जातिवादी कर रहे हो, तुमको यहाँ भी आरक्षण चाहिए, मतलब पत्रकारिता में भी आरक्षण चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं कभी कभी इस पे हंस देता हूँ। और ये आई गेस निदा फाजली का शेर है कि वो कत्ल तक कर आएँ तो चर्चा नहीं होती, और वहाँ भी निकाले तो बदनाम हो जाते हैं। किसी और शायर का है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये भारत की सवर्णों की ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो सवर्णा माइंडसेट है, ये उसका हिस्सा है कि आप ब्लेम द विक्टिम थ्योरी पे यकीन रखते हो। आप देखेंगे भारत के पुराणों में, ग्रंथों में, भारत की संस्कृति में, आप अगर गरीब हैं तो आपको गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, ये बोल के कि आपने पुराने जन्म में कुछ बुरा किया होगा, उसका फल आपको मिल रहा है। आप बीमार हैं तो आपको उसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा कि भुगत के मर रहा है, हाँ, पुराने कर्मों का फल भोग रहा है। ये नहीं बोला जाएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया, भारत में रिसोर्सेज का बंटवारा सही से नहीं है, लोगों के पास अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, व्यवस्था जिम्मेदार है, ये नहीं बताया जाता। ब्लेम द विक्टिम, आप हमेशा विक्टिम को ब्लेम कर देते हैं।
हमारा पूरा काम एंटी कास्ट है। हम हमेशा जाति के खात्मे की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हमारे मसीहा हैं। बाबा साहेब हमेशा एनिलिशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं जाति एक बीमारी है जिस पर आप गर्व नहीं कर सकते जी। उसको मिटाने की बात हम करते हैं। हम सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। अब मैं बताऊं, मैंने जैसे बताया कि मैं एबीपी न्यूज़ में था तो वहाँ एक मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि दलितों को और कुत्तों को घी हजम नहीं होता, उनको लात मार के रखनी चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। कौन था ये? एक थे सीनियर मेरे वहाँ पर। अच्छा। आप देखेंगे उनको, वो जब कमेंट था तो वो तमाम पीड़ा से हम लोग गुजर रहे थे। और मैं उस समय, कुछ साल मुझे हुए हैं न्यूज़ रूम में, मैं सीख रहा हूँ। और वो कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप झकझोर जाते हैं एकदम कि अरे आपके साथ क्या हो गया ये। एक किसी महिला के कैरेक्टर से समझिए कि एक महिला जो है वो रोज़ जा रही है ऑफिस में और रोज़ कोई उसको सेक्सुअली असोल्ट करने की कोशिश कर रहा है, बैड टच कर रहा है या नज़र उसकी ख़राब है, और उसको रोज़ जाके उस महिला को, उस आदमी के साथ काम करना है क्योंकि वो आपके टीम का हिस्सा है। एंड यू हैव टू गो एंड मीट दैट पर्सन अगेन एंड अगेन एवरी डे। हम एक दलित व्यक्ति के तौर पे वो सब झेल रहे हैं। वी आर मीटिंग दैट पर्सन एवरी डे। दैट्स अ ट्रॉमा, दैट्स अ सीरियस ट्रॉमा दैट कॉजेज मेंटल हेल्थ इश्यूज, दैट कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम्स विद इन द पर्सन। वो काफ़ी मुश्किल माहौल होता है। अब उस अनुभव को मैं अगर बताऊं, अभी आपके पॉडकास्ट में बताऊं कि भाई एक दिन ऐसा ऐसा हुआ, मेरे एक सीनियर ने मेरे को ऐसा बोला, क्या मैं जातिवादी हूं? जिस व्यक्ति ने जातिवाद किया है वो जातिवादी व्यक्ति है। आप विक्टिम को ही ब्लेम कर दें जी। आप विक्टिम को ही उसकी जिम्मेदार ठहरा दें तो ये आपकी सड़ी हुई घटिया मानसिकता है, जिसको मैं मानता हूं कि ये इंडियन सवर्णा फैमिलीज का संस्कार है। कोई भी निखट्टू, बेवकूफ, जाहिल, बिल्कुल एकदम कुपड़ व्यक्ति घर में होगा, बोल देंगे रिजर्वेशन की वजह से आईएएस नहीं बन पाया। हाँ, सही बात। जो 10वीं में 35-37% मार्क मुश्किल से ला के पास हुआ होगा, 40% जिसके मार्क्स नहीं आए होंगे, जो यूपीएससी का फॉर्म भरना नहीं जानता, जो एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करना तक नहीं जानता, उस व्यक्ति को कहेंगे अरे ये साला रिजर्वेशन की वजह से नौकरी चली गई, नहीं तो ये आईएएस होता। इतने बेवकूफ़ जाहिल लोगों को मैंने देखा है। कभी कभी मैं कहता हूँ इनके रात में पेट में दर्द हो जाता होगा तो भी बोलते होंगे रिजर्वेशन की वजह से पेट में दर्द हो गया। इनको इतनी समस्या है। तो ये घरों से सिखाया जा रहा है ना आपको, आप किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ बैठेंगे, किसके साथ खाना शेयर करेंगे, इससे बात मत करो। अनटचेबिलिटी कैसे आ गई? बिल्कुल। क्या एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसको पता है किसको टच करना है, किसको स्पर्श करना है कि नहीं करना है? ये किसने बताया होगा कि किसको टच करना है, किसके हाथ का पानी पी सकते हो, किसके हाथ का खाना खा सकते हो, किसको खाना पानी अपने हाथ से नहीं देना है? ये फैमिली संस्कार है, ये घरों से ही सिखाया गया। तो घर भारतीय समाज में जातिवाद का एक ट्रेनिंग सेंटर है। आपको ट्रेनिंग मिल रही है कास्टिस्ट बनने की, आपको आपकी जाति पर गर्व करना सिखाया जाता है। अरे आप तो उस वाले वंशज हैं भाई, आपके वंशज तो भला आदमी थे, इतिहास में हमने तो जो है ये कर दिया था। कई तो, मैं एक बार राजस्थान में था तो वो बता रहे थे कि अरे वो सिर कट गया था तब भी वो इतने सारे लोगों को उन्होंने सिर कटे से मारते रहे, सिर कट धड़ से अलग हो गया लेकिन मारते रहे। तो आप कहानियाँ सुनाइए। एक आदमी कह रहा था भीमा कोरेगांव ही गलत है, मुझे कहीं ने टैग करके लिखा ये सही नहीं है, तुम पागल हो। अब भीमा कोरेगांव हमने तो नहीं बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया जी। 1818 की लड़ाई में वो अंग्रेज़ों ने पिलर बनाया ना, अंग्रेज़ उस पर लिख के गए। अंग्रेज़ हमारे दादा परदादा तो थे नहीं कि हमारे बारे में अच्छी बातें लिख नहीं, ये मैं कह रहा था कि दलित बहुजन की कहानी है तो झूठी है। इनके लिए तो वही है ना। हाँ। हम वही कह रहे हैं ना कि वो कहानी तो हमने लिखी भी नहीं, हाँ। अंग्रेज़ों ने लिखी हुई है। आप उन पे भी यकीन नहीं करोगे तो आपका दिमाग इस तरह का है ना कि आप हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचना ही नहीं चाहते, आप हमारे बारे में कोई अच्छी चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आप इस तरह के ताने बना के, इस तरह की बातें बना के, इस तरह की फर्जी हमारे ऊपर टैग्स लगा के आप समझते हो कि आप हमको नीचा गिरा दें, आप हमको दबाव में डाल दें। आप हमारे अंदर जो एक हिम्मत आती है पीढ़ियों से, जब वो लड़ झगड़ के किसी तरह मौका पहली बार मिलता है, वो व्यक्ति जब जिस जगह बैठ के बोलता है आप उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हो। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आपने बोला कि वो पढ़ नहीं सकते, आपने क्लासरूम के बाहर बिठा दिया। वो जाग के बेचारे किसी तरह देखा उन्होंने कि क्या लिखा है, उनको नहीं मिला। आपने सारी समस्याएं उनके रास्ते में खड़ी करी, उनको कितना परेशान किया। फिर वो व्यक्ति जब देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बन जाता है, 64 विषयों में उनके पास महारत है, डिग्रियां हैं 32, वो PhDs करते हैं अलग अलग दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से। जब वो देश का संविधान लिखते हैं, फिर ये कह देते हैं कि वो बामन ने दिया सरनेम,
अंबेडकर सरनेम तो ब्राह्मण ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो असल में कर्म से तो ब्राह्मण ही थे, हाँ ब्राह्मण टीचर ने उनकी बहुत मदद करी। तो आप जैसे आप देखते हैं ना कि तथागत बुद्ध को पहले इन्होंने सब जगह मार दिया, उनके वो तोड़ दिए, सारे बुद्ध विहार तोड़ दिए, जला दिए, फूंक दिया, ज़मीन में गाड़ दिया, वो पूरा उनको बर्बाद कर दिया। लेकिन जब वो बुद्धम शरणम गच्छामि हम हर कोई व्यक्ति बोलने लगा, बुद्धिज़्म का फिर प्रचार हुआ, जब बुद्ध अपनी विरासत के साथ ज़मीन फाड़ के बाहर आ गए, तो फिर हमने कह दिया वो तो विष्णु के कौन से 9वें अवतार है, चौथे अवतार है कि विष्णु के अवतार है। तो आप पहले तो हमारे रास्ते में सारी की सारी मुश्किल खड़ी करेंगे, हर वो काम करेंगे जिससे हमारा हौसला टूट जाए, आप हर वो कोशिश करेंगे जिससे हम सुसाइड कर लें, आप हर वो कोशिश करेंगे जिससे हम पढ़ाई छोड़ दें, आप हर वो कोशिश करेंगे कि हमारी नौकरी चली जाए, आप हर वो कोशिश करेंगे जिससे हमारे पास अवसर ना आए। लेकिन उन सब के बावजूद अगर हम अपने दम पे, अपनी मेरिट के दम पे, अपने कौशल के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे अपनी पहचान बनाएंगे, तो फिर आप आ जाओगे अप्रोप्रिएट करने के लिए। नहीं, ये हमने मदद किया है, ये दो हमारे लोग थे ना, ये देखिए हमने इनका इतना भला किया, ये तो सब लोग नहीं है। तो आप पहले तो सारी मुश्किलें खड़ी करेंगे, लेकिन फिर वो कामयाब नहीं होंगे आपकी साजिशें और हम चमक जाएंगे, तो फिर आपको क्रेडिट चाहिए। तो ये एक सैडिस्ट प्लेजर है ना, ये सैडिस्ट प्लेजर है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये इंडिया के जो सवर्ण है, जो मैं ये नहीं कह रहा कि हर सवर्ण ऐसा है, या हर जो सो कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट ऑपरेसर्स कम्युनिटीज़ हैं वो सब तरह की हैं, लेकिन ज़्यादातर वही हैं। मैं नहीं कह रहा कि हर सवर्ण जो है जातिवादी है, लेकिन हर जातिवादी सवर्ण है, ये एक फैक्ट है। आप देखेंगे उनको तो वो फैक्ट उनमें नज़र आएगा। उनको जब वो हम वीडियो देखते हैं कि हमारे जो बच्चे, महिलाएं, हमारे लोगों पे कितनी पीड़ा, राजस्थान के नागौर का एक वीडियो है, अगर आपने कुछ साल पहले देखा हो, वो पेचकस पे कपड़ा लपेट के पेट्रोल में डुबा के उसको एनएस में वो पीड़ा पहुंचा रहे हैं उस व्यक्ति की। ये सब करके आपको किस तरह का सैडिस्ट प्लेजर मिलता होगा, ये किस तरह की मानसिकता है आपकी? क्यों? क्योंकि आपने वही सीखा है। आपके घरों में हमारे लोग जब काम करते थे तो आप उनको दिहाड़ी देने की बजाय लात मारते थे, आपके माँ बाप, आपके दादा उनको धुतकारते थे, आप किस तरह से उनके साथ पीड़ाजनक व्यवहार करते होंगे। तो वो ट्रेनिंग आपको मिली है, आपने वो सीख लिया, और वही आपके अंदर रचा बसा है जो आपकी जातीय श्रेष्ठता का आपको आभास कराता है। आप अपने आप को प्राउड फील करते हैं, और हमारे लोगों पर पीड़ा करके, उनको कष्ट पहुंचा के, उनको तकलीफ़ पहुंचा के आप खुश होना महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े बन गए हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों का जो अपराध है उसकी सज़ा बच्चों को क्यों मिलेगी? मतलब कि अगर उन्होंने कुछ भेदभाव किया था तो अब आरक्षण क्यों मिल रहा है या नहीं मतलब वो तर्क देते हैं तमाम तरह के। अच्छा, तो भाई कि हमारे पुरखों ने कुछ किया है तो उसके अपराधी में क्यों, मुझे क्यों सजा मिले? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। हम ऐसे नहीं, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। भारत में अगर आप देखेंगे, जो भारत की जाति व्यवस्था है, वो दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं हुई समाज को गुलाम बनाने की या समाज को बंटवारा करने की, आप देखेंगे चाहे वो दास प्रथा हो, आप यूरोप में ब्लैक एंड वाइट की स्लेवरी सिस्टम रहा, पूरी दुनिया में दास प्रथा थी, पूरी दुनिया में जेंडर के आधार पे बहुत सारी समस्याएं थी, कबीलों के आधार पे बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, वो सब खत्म हो गया। दास प्रथा, स्लेवरी पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है। अभी वो क्राइम है, अगर आप कहीं जाओगे तो क्राइम है वो। लेकिन भारत की जो स्लेवरी सिस्टम है, जो मेंटल स्लेवरी जिसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले गुलामगिरी कहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। स्वरूप बदल लेती है, रूप बदल लेती है, अपना आकार बदल लेती है, और उस जाति व्यवस्था के सबसे ज़्यादा लाभार्थी, बेनिफिशरी जो हैं, वो लोग हैं जिन्होंने उस जाति व्यवस्था को बनाया। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो टॉप पर बैठा है, जिसको कोई काम नहीं करना है, वो आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, वो आपको ऊपर बैठ के बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। अब देखिए, भारत के अगर आप चतुर्वर्ण सिस्टम को देखेंगे तो बामन टॉप पे है, क्या करेगा वो बैठ के बताएगा। राजकाज करना, लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध में जाके मर जाना अपन से नहीं होगा भाई, हम तुमको बताएंगे। क्षत्रियास तुम जाओ, तुम लड़ो, उधर अपनी बाह कटवाओ, अपनी टांग कटवाओ, हैं, तुम मरो, तुम्हारी महिलाएं जौहर कर लें, तुम्हारा नाश हो जाए, हम बैठ के बताएंगे क्या करना है, तुम जाओ। भाई समाज चलाने के लिए व्यापार चाहिए, चीज़ें चाहिए,
हम कुछ नहीं करेंगे भाई, कौन लोड ले ये जो है देखेगा, टर्म शीट कौन देखेगा, कौन लॉस एंड प्रॉफिट पे देखेगा, सेंसेक्स में कौन ऊपर नीचे जा रहा है, चलो छोड़ो, तुम व्यापार करो, सेवा करवानी है तो शूद्र करेंगे, ये आपका सारा गंदगी ढोएंगे, आपका जो है वो कोल्हू के बैल की तरह काम करेंगे, खेत में फसलें उगाएंगे, आप क्या करेंगे, आप मज़े करेंगे। तो ये कितनी चालाकी भरी व्यवस्था थी जिसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने नीचे बनाए। हाँ। आप देखेंगे भारत की जाति व्यवस्था में, हमने एक डॉक्यूमेंट्री किया आजमगढ़ में, जिसमें वहाँ पे एक बांस फोड़वा नाम की एक जाति है, जो बांस फोड़वा जो आजमगढ़ जाति मेरा है, घर है जी हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट्री आप देखिएगा। हाँ। वो जो जाति है बांस फोड़वा, उनका काम है टोकरी बनाना। जी जी। वो बांस को छीलते हैं, उससे जी। टोकरी बनाते हैं। अब एक महाराष्ट्र में एक जाति है छप्परबंद, जिससे आजकल जो छपरी वर्ड यूज़ करते हैं, वो बेसिकली जाति है, इस कास्ट स्लग, वो छप्पर बांधने का काम करती है। आप मनियारी देखेंगे जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। आपने हर काम के लिए एक जाति बना दी, आपको जिस भी काम की ज़रूरत हुई ना, हमने जाति बना दिया उसको। अब जो कहार लोग थे, जो शादियों में महिलाओं की डोली को ऐसे उठा के लेके जाते थे दूसरे गांव पहुंचाने, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उस समय था नहीं, तो वो उठा के लेके जाने थे, तो उसके लिए आपने कहार नाम से एक जाति बना दी। आपको नदी पार करनी है तो नाव कर मल्ला आपने जाति बना दी, आपने उसको जन्म से उसका काम सौंप दिया। तो आपने जितना नुकसान हमारे देश का किया है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान दलित बहुजन समाज ने उठाया, और आपको उसका फ़ायदा मिला। आप जो राजाओं की तरह पले बड़े हैं ना, आपने जो ज़िंदगी में शुरू होते ही वो सोने और चांदी की चम्मच से खाना खाया है, आपने जो रेशमी कपड़े पहने हैं, आपको जो बेहतर अवसर मिले हैं, वो आपकी जाति की वजह से आपको मिले हैं। एक टर्म है कास्ट प्रिविलेज, भारत में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कास्ट प्रिविलेज का मतलब है, अगर मैं सवर्ण हूँ, मैं मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण हूँ या बनिया हूँ, मैं किसी पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर लिखने जाऊँगा, तो मेरे को बाकी के मुकाबले बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। वो मुझे थोड़ा बेटर तरीके से डील करेगा, जो थानेदार होगा, जो भी एफआईआर लिखने वाला होगा। वो आपको फ़ायदा कैसे मिला? आपकी जाति की वजह से। आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको डंडे कम पड़ेंगे, दलितों को ज़्यादा हाथ पे, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, हाथ पे डंडे पड़ेंगे, उनको मुर्गा बना के उनसे उनको ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। ये फ़ायदा आपकी कास्ट की वजह से आपको मिला है। आपके घर में अगर एसी है, आपके घर में अगर पंखा है, आपके घर में अगर बारिश में वो पानी चूता नहीं है, हम टपका बोलते हैं हरियाणा में कि छत पे टपका आ गया, तो वो आपका नहीं आ रहा है ना। इट्स अ प्रिविलेज दैट यू आर लिविंग इन अ गुड हाउस। इट्स अ प्रिविलेज दैट यू आर हैविंग बादाम का दूध। इट्स अ प्रिविलेज कि आपको शाम में जो है वो स्टडी टेबल मिला हुआ है, जहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं, लाइट है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आप पढ़ सकते हैं, आपको बादाम का दूध दे रहे हैं, आपको सुबह सुबह जो है ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, आपको छोड़ने के लिए आपके माँ बाप गाड़ी से जा रहे हैं। और एक बच्चा जो शायद मजदूरी करता है, जिसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जो स्कूल किसी तरह जाता है, मिड डे मील पर गुजारा करता है, किसी तरह से अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, उसमें और आपके अनुभव में फ़र्क है। आपको आपका कास्ट प्रिविलेज मिलता है। भारत, बहुत बार ये लोग झूठ बोलते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत जाति प्रधान देश है जी। भारत में आपकी जाति आपकी हैसियत तय करती है। आपके साथ किस तरह का व्यवहार होगा, ये आपकी जाति तय करेगी। अगर आप अमीर हैं कि गरीब हैं, ये आपकी जाति तय करेगी। आप सोचिए, मैं हरियाणा में चमार के रूप में पैदा हुआ, तो मेरे पास खेती की ज़मीन ही नहीं है, लैंड है ही नहीं हरियाणा में। पंजाब में दलितों के पास में लेस देन 2% दलित है लैंड, पूरे देश में भी नहीं, पूरे देश में नहीं है जी। अब मेरे क्लास के जो दूसरे बच्चे थे, वो अभी फॉर्च्यूनर में घूम रहे, इतनी मोटी मोटी चैन पहन के। क्यों? क्योंकि ज़मीन बिक गई, उसमें रोड में चली गई उनकी, उन्होंने ज़मीनें बेच दी। तो किसी का 10 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी का 20 करोड़, घर बैठे आ गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ। मैं फ्लैट लेने के लिए तरस रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तरस रहा हूँ। तो वो आपका कास्ट प्रिविलेज है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अगर नहीं एक्सेप्ट करें तो आप मक्कार हैं, आप इस देश से गद्दारी कर रहे हैं, मक्कार हैं आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप उस हवेली में तो रहते हैं जो आपके पूर्वजों ने बनाई। आप उस ज़मीन को तो बेच के पैसे कमाते हैं, उस ज़मीन पर खेती करके पैसे कमाते हैं जो आपके पूर्वजों ने हमारा हक मार के दी। आप उस विरासत को, अरे हम तो चौधरी हैं जी, चौधर हैं हमारे घर में। तो मेरे तो दादा जो हैं 40 गांव के चौधरी थे, उनके घर तो सब लोग आते थे। वो सब आपको राम राम करेंगे, आपको नमस्ते करेंगे जाते हुए। वो चौधर आपको चाहिए, वो प्रिविलेज आपको चाहिए, वो लेगेसी आपको चाहिए, वो पैसा आपको चाहिए, लेकिन उसका ब्लेम नहीं चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपके पूर्वजों ने जो किया उसके लिए आपको
आपको जिम्मेदार ठहरा जाए, आप उस जिम्मेदारी से भागते हैं। तो सवर्णों में गिल्ट होना चाहिए, उनको वो गिल्ट महसूस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ आपने मक्कारी की है, आपके लोगों ने देश में इतनी बर्बादी की है, आपने देश को इतना तोड़ दिया है टुकड़ों में कि हमारा देश आज कहाँ होता, इतनी बड़ी आबादी, इतने रिसोर्सेज, इतनी प्रतिभाएं, और आपने उसको कत्ल कर दिया, आपने उसको बर्बाद कर दिया, आपने सब चीज़ों को तोड़ दिया। आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि भारत के सवर्णों को एक सार्वजनिक सभा करके दिल्ली में रामलीला मैदान में लाखों सवर्णों को आना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने इस देश को जाति व्यवस्था में कैद करके, गुलाम करके इस देश का नुकसान किया है, इस देश को बर्बाद किया है। आपको याद होगा जॉर्ज फ्लॉयड की जब मौत हुई यूएस में, एक पुलिस वाले ने उसके गर्दन पर पैर रख के उसको मार डाला। उसके बाद यूएस के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पैर पे नीचे घुटनों पे बैठ के माफ़ी मांग रहे थे सार्वजनिक तौर पे, दैट वी आर सॉरी कि हमारी वजह से, हमारे होते हुए ये काम हो गया। जी। भारत के सवर्णों का आप एक मौका बताइए जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी हो कि उन्होंने हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो किया है, जो ऐतिहासिक गैर बराबरी, नाइंसाफ़ी उन्होंने दलित बहुजन समाज के साथ की है, क्या उसके लिए उन्होंने कभी माफ़ी मांगी? मैं तो कहता हूँ इनको करना चाहिए। ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं सवर्ण, एक बड़ी सभा रामलीला मैदान में बुलाइए, हम उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे न्यूज़वीक पे, और वहाँ पर आके आप देश के दलित बहुजन समाज से माफ़ी मांगिए। आप उस प्रिविलेज को एंजॉय करेंगे, आप उस पैसे को एंजॉय करेंगे, और जो आपके गुनाह हैं आपके लोगों के, आप उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये मक्कारी है, ये चतुराई है। आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस का बोझ लेना पड़ेगा, और वो ना लेके आप हमको ब्लेम कर देते हो, तो ये आपकी मक्कारी जो है अब हम पहचानने लगे हैं। जी, एक सवाल बार बार आता है सुमित जी, वो सवाल ये है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई किसी का बाप अगर आईएएस बन गया तो बेटे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि उसी समुदाय में तमाम दलित पिछड़े लोग शामिल हैं। एक इसी से जुड़ा हुआ भी सवाल मेरा है कि आप अक्सर लिखते हैं, एक्स पर लिखते हैं, आप लिखते हैं कि भाई जो इस देश का डोमिनेंट कास्ट है वो भी दलितों के साथ भेदभाव करता है। बिल्कुल करता तो आपके पास उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि वो भी किसी व्यवस्था में सताए हुए लोग हैं, लेकिन वो थोड़े से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन वो भी दलितों के साथ भेदभाव करते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लिखते हैं बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, आपको जातिवादी बोलते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला सवाल अगर मैं जवाब दूं कि रिजर्वेशन जो आईएएस बन गया, वो आईएएस का बेटा आईएएस बन गया। मैं इस देश के कम से कम 200 आईएएस आईपीएस लोगों को पर्सनली जानता हूं जो मेरे मित्र हैं, और मैं उनके घर जाता हूं, वो मेरे घर आते हैं, एंड काफ़ी अच्छे परिवारों में अभी रिजर्वेशन और बाबा साहब की वजह से जो नौकरी मिली उसकी वजह से अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं उन सबसे मिलवा के इंडिविजुअली रिकॉर्डिंग करके आपको बता दूंगा, किसी भी व्यक्ति का बच्चा आईएएस आईपीएस नहीं बना हुआ है। ये मिथ है। मेरे दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर मेरे मित्र हैं, उनका बेटा फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है, मेरे को फ़ोन करके कहता है सुमित भाई कौन सी वीडियो एडिटिंग मशीन खरीदूँ, क्या ये करूँ। तो ये मिथ है। आपने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा होगा जिसके बच्चे उस रैंक तक पहुँच पाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अपने घर का पहला ग्रेजुएट आदमी हूँ। मेरे पिता, मेरे दादा जो हैं, मेरे दादा को कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला। जब 26 जनवरी 1950 को दलितों के लिए आरक्षण लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय मेरे दादा को तो आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि आरक्षण का फ़ायदा आपको तब मिलता है जब आप एक मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। आप एक योग्यता तक पहुँचते हैं कि मान लिया कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको 12th करना होगा, हाई स्कूल पास आउट होंगे तब आपको एडमिशन में कोटा मिलेगा, नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। आप नौकरी के लिए तो बोल देंगे कि भाई ग्रेजुएट होना चाहिए तब आपको मिलेगा, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, 12th 10th पास नहीं है तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलता। मेरे दादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नहीं मिला। मेरे पिता जो हैं वो किसी तरह 8वीं पास कर पाए, और उस 8वीं पास की वजह से उनको सरकारी नौकरी मिली चपरासी की। तो आई एम सन ऑफ ए चपरासी। मेरे पिता को जो चपरासी की नौकरी मिली रिजर्वेशन की वजह से, मैं अब तीसरी पीढ़ी हूँ। मैंने 4 बड़े चैनलों में नौकरी की बिना रिजर्वेशन के। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया बिना रिजर्वेशन के। मैं आज काम कर रहा हूँ, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बिना रिजर्वेशन के। आपके तो मीडिया में रिजर्वेशन है नहीं, लेकिन आपका कब्जा है सारा का सारा। तो रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ये इस मेरी कहानी से आप समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन इज ए जेंटल पुश। वो एक पुश आपको देता है जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाने की तरफ जा सकते हो।
वो अगर मेरे पिता को रिजर्वेशन नहीं मिलता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैंने बचपन में बहुत गरीबी के दिन गुजारे हैं, खेतों में मजदूरी की हुई है, जाने कौन कौन से काम किए हुए हैं। वो अनुभव हमारे बहुत सारे दलितों के एक जैसे अनुभव हैं, एक जैसी कहानियां हैं हमारी। तो वो अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मुझे इनवाइट नहीं कर रही होती, मैं नहीं दुनिया में जाके अपने समाज के बारे में बात कर पाता। तो रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। ये मिथ सवर्णों की तरफ से फैलाया जाता है कि राष्ट्रपति का बेटा जो है वो आईएएस बनेगा, फॉर्म भरेगा तो उसको फीस की माफ़ हो जाएगी, और जो है जो उसका चपरासी अगर सवर्ण है तो वो फीस भरेगा तो उसकी माफ़ी नहीं होगी। भारत में कितने दलित राष्ट्रपति बने हैं? 2 जी। के.आर. नारायणन, जी। रामनाथ कोविंद, पहली आदिवासी महिलाएं। दोनों के बच्चे आईएएस आईपीएस बने हैं क्या? किसी का भी नहीं है। किसी का भी आईएएस आईपीएस नहीं है भैया। ओम बिरला की बेटी नहीं है कि वो आईएएस बन जाएंगे। ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी तरह नहीं है कि सारे 4 लोग आईएएस आईपीएस बन के बैठ जाएंगे। तो ये मिथ जो है फैला के ये बदनाम करने की कोशिश होती है कि ये रिजर्वेशन को ख़त्म करने की तरफ लेके जाएं। देखिए, इनको इस बात से नफरत नहीं है कि रिजर्वेशन है, इसको नफरत इस बात से है कि जो व्यक्ति कल को यहाँ बैठा था आज वो कुर्सी पर कैसे बैठा है, आज वो यहाँ बैठ के इज्जत से काम कैसे कर रहा है। अब टीना डाबी हमारी लड़की है, अपना जनरल कैटेगरी में यूपीएससी टॉप करती है, रैंक 1 आती है जनरल में विदाउट रिजर्वेशन। अभी किसी राजस्थान के किसी ज़िले की वो डीएम है, कलेक्टर है वहाँ पे। उसको कितना ट्रोल किया गया, जबकि वो जनरल कैटेगरी में टॉपर आई है। रिजर्व कैटेगरी उसने तो रिजर्वेशन लिया भी नहीं, लेकिन वो पूरा फर्जी बना के कि ये इसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला। तो झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं। मुंह से बच्चे पैदा कर देंगे, भुजाओं से बच्चे पैदा कर देंगे, किसी के कान से मैल निकल गया तो उससे कुछ बन गया, नाभि से कुछ निकल गया तो कुछ बन गया। झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, गप मारने में बहुत माहिर हैं। ये इन्होंने मिथ क्रिएट किया है रिजर्वेशन के बारे में। अभी एक पत्रकार हमारा एबीपी न्यूज़ में था, उत्कर्ष सिंह, कई जगह वो जो है चैनलों में काम किया, और उसने आईएमसी के दिनों में रिजर्वेशन को बाकायदा गाली दी। फेसबुक पे एक बड़ी सी पोस्ट लिखी, फिर उस पे SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की कोशिश हुई, शिकायत हुई उसकी, उसने खूब गालियां दी, और अभी भी वो एंटी रिजर्वेशन स्टैंड उसका है। उसने अभी आप देखेंगे तो EWS का सर्टिफिकेट बना के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में वो गजेटेड ऑफिसर बन गया है। अच्छा, वो अभी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में सेलेक्ट हो गया है, उत्कर्ष सिंह। आप देखिएगा, उस पर हम जल्दी एक रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वो आदमी जो रिजर्वेशन को गाली देता था, वो फर्जी EWS का सर्टिफिकेट बना के 1 साल में जो है उसको 17 लाख रुपए का तो उसका सैलरी पैकेज था। अब बताइए वो रिजर्वेशन सही है? आप EWS का रिजर्वेशन आपको सही लगता है? उसमें ना मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ना उसमें जो है अयोग्य उम्मीदवार आते हैं, उसमें सबका भला हो जा रहा है। वो रिजर्वेशन तो सही, हमारा रिजर्वेशन खराब। आप कुछ भी कर लो, आप मैनेजमेंट कोटा में लाखों रुपए देके सीट ले लेते हो और फिर जो है पेट में कैंची छोड़ देते हो। उसका तो कुछ नहीं है, हैं? आपके जो ये जो भ्रम फैलाते हैं ना कि रिजर्वेशन के लोग काबिल नहीं होते, दरअसल ये सवर्ण लोग होते हैं जो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के दलितों की नौकरी खा गए और अब काम कर नहीं पा रहे क्योंकि उनमें दक्षता नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है। हजारों, अभी आप गूगल कीजिए, हजार लोग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नकली बनवा के नौकरियां कर रहे हैं। 10-20 हज़ार के सर्टिफिकेट जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, और वो जब नौकरियों में जाते हैं काम ही नहीं कर पाते। बदनाम होता है दलित समाज कि अरे रिजर्वेशन वाले हैं, कोटे वाले हैं। दरअसल ये इनके लोग हैं, इनकी अगर जांच हो तो पता चले ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन को बदनाम करते हैं। तो ये मिथ है। मैं तो किसी आईएएस के बच्चे को नहीं जानता जिसका बच्चा है और वो कर रहा है, और है तो वो अपनी मेहनत से कर रहा है ना। रिजर्वेशन आपको कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है क्या? ये आपको अमीर से गरीब बनाने का कार्यक्रम है? ये आपको 2 रुपए किलो चावल देने का कार्यक्रम है क्या? उसके लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। रिजर्वेशन आपकी भागीदारी की गारंटी है। जब तक जातिवाद है, जब तक आप भेदभाव करेंगे, जब तक आप हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न करेंगे, तब तक हम रिजर्वेशन को अपने अधिकार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जब ये लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से जातिवाद बढ़ रहा है, तो 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ, उससे पहले तो भारत में जो है रिजर्वेशन दलितों को नहीं मिलता था। वो थोड़े समय के लिए 1935 के एक्ट के बाद आया था, उसके बाद आज़ाद हो गया तो वो भी निष्क्रिय हो गया। तो उस समय जातिवाद नहीं था क्या? बिल्कुल है? जब 15वीं 16वीं शताब्दी में संत गुरु रविदास महाराज कहते हैं मुसलमानों के आने से आ गया जातिवाद।
जबकि मनुस्मृति 3री शताब्दी में शायद तो लिखी गई। ये मैं कह रहा हूँ ना, गप मारने में माहिर हैं। हम्म, अब 15वीं-16वीं शताब्दी में जब हमारे सदगुरु रविदास महाराज लिखते हैं, हम्म, जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब लग जात न जात। जी, वो मानुषता को खात है रैदास जात का रोग, वेद भी झूठे बामन झूठे, जाके विप्र करो दंडोती, वाको रविदास करे खंडोती। तो उस समय मुगल थे क्या देश में? उस समय आए हुए थे क्या मुसलमान देश में? हैं, उस समय उनका राज चल रहा था? उससे पहले वो चल रहा था क्या मामला? हैं, 14वीं-15वीं शताब्दी में ये आके जो हैं इधर उधर से आके जो हैं वो राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। जी, मुसलमान तो बहुत बाद में आए, तब आपकी जाति व्यवस्था पे कोई हमारे लोग क्यों लिख रहे थे, क्यों बोल रहे थे? शुक्र है हमारे लोग लिख पढ़ के चले गए, इतिहास बना के चले गए, नहीं तो ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये बोलते हैं अरे भंगी समाज दरअसल वो है जिसने जनेऊ पहन लिया और वो मुगलों ने बोला कि तुम जनेऊ तोड़ो, उन्होंने बोल दिया हम नहीं तोड़ेंगे, तो वो उनको तोड़ के भंग कर दिया उनका जनेऊ, इसलिए उनको भंगी कहना शुरू कर दिया और उनसे टॉयलेट साफ करवाया। तो अभी आप जनेऊ पहना के उनको बामन बना लो ना। बिल्कुल। जो हमारे भंगी लोग हैं, जो हमारे दलित लोग हैं, आप उनको जनेऊ पहनाइए और बनाइए दामाद, दीजिए अपनी बेटी, उनकी बेटी से शादी ब्याह कीजिए, रोटी बेटी का संबंध बनाइए। जब कर्म के आधार पर है, ये जन्म के आधार पर नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप उनके साथ में रिश्ता बनाइए ना। ये दरअसल गप है। मैं देखिए मैं फेसबुक पे कहीं पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जब जो दलित व्यक्ति है वो थोड़ा कमज़ोर है, पीड़ित है, तब वो अछूत हो जाता है। जब दलित व्यक्ति थोड़ा मजबूत हो जाता है तो वो हिंदू हो जाता है। और जब व्यक्ति सुपर पावर उसके पास होती है, बहुत मजबूत होता है, तो वो दामाद हो जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे जो लोग हैं ये, अब कोई आईएएस व्यक्ति है उससे ब्याह देते हैं अपनी बेटी, क्यों? क्योंकि पावर घर में आ रही है ना। वो मिर्ज़ापुर का डायलॉग है ना, वो कह रहे जाति व्यवस्था हमने अपने फ़ायदे के लिए बनाई है, भाई कर दो ब्याह, कोई बात नहीं। तो ये फ़ायदा जहाँ है वहाँ पे ये लोग कैश कर लेते हैं। तो ये बड़े स्मार्टली काम करते हैं ना। जब मुगल आए तो उनके दरबारों में अकबर के नौरतन कौन थे? बीरबल कौन था भाई? तानसेन कौन था? उसका वो अकाउंटेंट कौन था? आपके ही लोग थे ना, सारे सवर्ण थे ना नौरत्नों में। कौन था? दलित भोजन तो नहीं था। तब तो आप उनके साथ बड़ा रोटी बेटी का संबंध कर रहे थे, बेटियां दे के युद्ध खत्म कर रहे थे, हैं, उनसे रिश्ता कायम कर रहे थे। जब अंग्रेज आ गए तो आप आर्किटिक होम्स ऑफ वेदास हैं, दयानंद सरस्वती और तमाम जो लोग हैं वो कुछ कुछ लिख के, बाल गंगाधर तिलक क्या क्या लिख लिख के कि हम तो जो हैं अंग्रेज़ों की नस्ल के, आर्यन नस्ल के हैं, हम तो आपके जैसे हैं, ये लोग मूर्ख हैं जो भारत के मूल निवासी हैं। तो जैसा समाज आया, जैसी व्यवस्था आई, आप उसका हिस्सा बन गए। आपने अपने आप को काबिल कर लिया, आपने उसके समय आपने कब्जा कर लिया उस पर और उसका फ़ायदा उठाया, और बाद में आपने इस तरह की गप कर दी, आपने इस तरह की बातें फैला दी। तो ये एक तरीके की चतुराई है, ये दुष्टता है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते आपने किया क्या है। आपको हिस्टोरिकली मानना तो पड़ेगा कि आप जिस गली में रहते हैं उस गली में पक्की है, ईंटों की बढ़िया गली बनी हुई है, और आपके उसी गांव में आप देखेंगे जो ईंट जाते 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 दलित मोहल्ले में ख़त्म हो जा रही है, वहीं तक वो गली जो है रुक जाती है। अभी एक जल योजना हाँ। इसी तरह है। जाहिर सी बात है, हर गली मोहल्ले का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि दलित का घर ज़्यादातर पीछे है या हाँ। थोड़ा सा उन्होंने हमको बसाया ही हाँ। ऐसा ना कि और हवा के साथ हमारी जी। गंदगी भी ना आए उनके अब साथ। उसमें क्या दिक्कत है कि जो सबसे आगे घर है हाँ। वहाँ तो नल लग रहा है पीछे नहीं जा रहा है। हाँ। सरकार की कोई योजना है भी हाँ। चल रही, नहीं पहुँच रही उन तक। मेरा सवाल ये है कि हम आखिरी पड़ाव में हैं। मेरा सवाल ये है कि द न्यूज़ वीक पर चंद्रशेखर रावण, बहन जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, इन लोगों का इंटरव्यू कब होगा? इस पर मैं आऊँगा, बट अगर मैं चाहूँ आपका पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ। वो सवाल हमारा छूट गया। हाँ। कि जो डोमिनेंट कास्ट हाँ, है, हाँ, बिल्कुल। सीधे शब्दों में ओबीसी, हाँ। वो दलितों पर उत्पीड़न करते हैं। दरअसल जो दलित समाज के लोग हैं, अब जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आप जीवनी पढ़ेंगे, वेटिंग फॉर वीज़ा, तो वो उसमें लिखते हैं कि मेरी बुआ जो हैं वो, उनका पैर खराब है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से नीचे बैठती हैं और हमारे कपड़े धोती हैं, क्योंकि धोबी हमारे कपड़े नहीं धोता। क्यों? ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो हमारे कपड़े नहीं धोता। बाबा साहब लिखते हैं कि मेरी जो बहन है वो कैंची से मेरे बाल काटती है। बाबा साहब की कई तस्वीरों में देखेंगे शुरुआत में उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बाल काटते थे, नाई उनके बाल नहीं काटता था। तो नाई हमारे बाल नहीं काटता। अभी आप गुजरात के बनासकाठा की स्टोरी है, आप गूगल करेंगे देखेंगे। 79 हमारा इंडिपेंडेंस डे था, यानी 78 साल हो गया आज़ादी के।
अभी जाके गांव में वो पहली बार बाल कटवा पाए हैं नाई से, नाई काटते ही नहीं थे। जी। तो जो ओबीसी जातियां हैं इनको दरअसल जो कथित अपर कास्ट थी, जो कम्युनिटीज़ थी, अब जैसे जो दूध वाला है वो चौखट तक जाके बोल सकता था, अरे पंडिताइन जी, ठाकुराइन जी दूध ले आए हैं, वो बोलेगा अच्छा उधर रख दो, कोई इसका सेवक आके उठा लेगा। तो वो चौखट तक तो जा पा रहा है, लेकिन दलित व्यक्ति चौखट से भी काफ़ी दूर है, अछूत कहीं का, वो गांव से ही दूर हो जा, जी। कुछ काम भी आ रहा है तो वो दूर है। आप देखेंगे पुराने, आप ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ कुछ देखेंगे तो वो बांस की फट्टी लगा के उसमें से एक महिला उधर से पानी डाल रही है और वो पानी नीचे एक दलित व्यक्ति पी रहा है, ऊपर से रोटी फेंक रहे हैं। दैट वाज द रियलिटी, अभी भी रियलिटी है। तो हमारे को तो उस घर से काफ़ी दूर रखा गया, बाहर कहीं बैठ के माई बाप कुछ दे दो, ये चौखट तक पहुंच जा रहे थे। तो इनको लग रहा था कि हम तो अब ठाकुराइन जी से हमारा संबंध है, ठाकुर जी से है, पंडित जी से है ना, पुजारी जी से है, तो हम तो बेटर हैं, हम जो हैं इनसे बेटर हैं। जाति व्यवस्था की क्रूरता अगर आप देखेंगे ना, इसकी सबसे बड़ी क्रूरता क्या है, हर जाति ने अपने नीचे एक छोटी जाति बना ली है। हर जाति, अब अगर आप दलित्स में भी देखेंगे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दलित्स में सब कास्ट हैं, बहुत एक जाति की बहुत सारी कास्ट बन गई हैं, और वो उनसे रोटी बेटी का संबंध नहीं करते, वो उनके साथ बैठते नहीं, वो उनके साथ खाते नहीं। तो ये जो जहर फैलाया हुआ है जातिवाद का, वो धीरे धीरे रिस के सब जगह पहुंच गया। तो इसकी क्रूरता यही है कि हर एक बड़ी जाति, हर एक जाति अपने नीचे छोटी जाति बन जाती है, क्योंकि उसको वो प्लेजर महसूस होता है, वो खुशी महसूस होती है। अच्छा तुम चमार हो, तुम चामड़ हो, जुलाहा हो, रविदासिया हो, रामदसिया हो, कौन से वाले हो भाई, दे फील प्राउड, है ना। वो भंगी हो, डोम हो, लाल बेगी हो, मेहतर हो, वो आप ढूंढ के, है ना, वो क्योंकि जहर फैला दिया लोगों ने ना। तो ओबीसी कम्युनिटीज़ ने हमेशा अपने आप को ये समझा कि दे आर बेटर देन अनटचेबल कम्युनिटीज़ ऑफ द लैंड। जो दलित्स हैं बेसिकली उनसे बेटर हैं, और उन पे ये लोग उत्पीड़न भी करते हैं, है ना। अब जो ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था को बनाया, वो तो ऊपर बैठे हुए हैं भाई। मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि लड़ने जाओगे तो तुम जाओगे, भाला आएगा तो तुमको लगेगा, मुझे नहीं लगेगा, मैं अपने अंदर यहाँ पे सेफ हाउस में हूँ। तो ये पूरी व्यवस्था के पोषक बन गए हैं, ओबीसी मनुवाद की पोषक जातियाँ बन गई हैं, जो अपने आप को इतिहास में मार्शल कौम बता के, अपने आप को इतिहास में एक प्राउड ग्लोरियस पास्ट के साथ जोड़ के, हम ये नहीं कह रहे कि आपका पास्ट ग्लोरियस नहीं है, आपका पास्ट ग्लोरियस है। हमारे पास इतने राजा हैं, है ना, हमारे सम्राट मिहिर भोज, इतने महान लोग हमारे हुए हैं, नंद वंश के लोग हुए हैं, मौर्य वंश के लोग हुए हैं, गुप्त वंश के लोग हुए हैं, राजा हमारे लोग हुए हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे राज किए हैं भाई। आपका इतिहास बहुत महान है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भीमा कोरेगांव पे कहा कि आप याद करो, आप शूरवीरों की औलाद हो, आप कायरों की औलाद नहीं हो, आपको अपना इतिहास याद करना पड़ेगा। लेकिन उस इतिहास को याद करके अगर आप बाकी लोगों पर क्रूरता अपनाएंगे, आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, तब उसका कोई मायने नहीं है। बिल्कुल। अगर आप पावरफुल हैं तो आपको कमज़ोर व्यक्ति की मदद करनी है, तभी आपकी बलवान का होने का कोई फ़ायदा है ना। अगर आपके पास ताकत है भी तो आपको तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मदद करनी है, लेकिन आप उल्टा उसको जो है और ज़्यादा पीड़ा पहुंचा के, उसको और ज़्यादा तकलीफ दे के, और आपको वो सैडिस्ट प्लेजर आ रहा है कि अरे हम लोग तो भैया क्षत्रिय, आजकल क्षत्रिय चलता है ओबीसी में, हर कोई जाति है वो अपने साथ क्षत्रिय जोड़ लेती है। तो देखिए हुआ ये कि इतिहास में दलित्स जो हैं दे वर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट अनटचेबिलिटी, हमारे साथ सीधे तौर पे छुआछूत होता था। लेकिन जो ओबीसीज कम्युनिटीज़ हैं वो बेसिकली पार्शली टचेबल्स थी, पार्शली अनटचेबल्स थी। जब सवर्णों को उनसे काम कराना होता था खेत में, तो वो खेत में फसल हाथ से ही तो निकाल रहे हैं, दूध हाथ से ही तो निकाल रहे हैं, बाल हाथ से ही तो काट रहे हैं, तो वहाँ पर वो करा लेते थे। लेकिन जब बाकी चीज़ें आती थी, शादी ब्याह या बाकी चीज़ें होती थी, तो उनको दुत्कार दिया जाता था या उनको उनकी उसी सीमा में रखा जाता था, तो वो पार्शली अनटचेबल थे। दलित्स ने वो पीड़ा डायरेक्ट झेली, ओबीसी ने उस तरह की पीड़ा डायरेक्टली नहीं झेली। इस वजह से आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ओबीसीज कम्युनिटीज़ हैं वो, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो मनुवादी व्यवस्था में, इस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार हैं। अभी यूपी में जो यदुवंशी लोगों के साथ जो कथाकार बन रहे थे यादव लोग, उनको किस तरह से कथित तौर पर उनके ऊपर मूत्र छिड़का गया और उनको गंजा करके उनको जो है
बुरी तरह से परेशान करके बेइज्जत किया गया ना। और बार बार उस वीडियो में आप देखेंगे वो बोल रहे हैं कि यादव हो के दलित हो के तुम ये काम कर रहे हो, इस तरह से बोला जा रहा है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, ओबीसी जातियों को, कि आपका व्यवस्था है कहाँ, आप इस व्यवस्था में हैं कहाँ। अब आप जब जो ऋग्वेद का पुरुषोक्ता 10वां मंडल पढ़ेंगे कि मुखस्य जाए तो ब्राह्मणों बाहुर नाम क्षत्रिया, तो वो व्यवस्था जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था, उसमें शूद्र कौन है? शूद्र दरअसल इस देश की ओबीसी जातियां हैं। दलित लोग जो अनटचेबल कम्युनिटीज थी, वो लोग शूद्र नहीं हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले उनके लिए अति शूद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो शूद्र कम्युनिटी नहीं है। हम लोग तो चतुर्वर्णा से बाहर हैं। हम लोगों को तो चतुर्वर्णा में रखा ही नहीं गया, उसके लायक ही नहीं समझा गया, उससे बाहर कर दिया गया। हम लोग तो अवर्ण लोग हैं। आप लोग उस सवर्णा व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो मनुस्मृति जब कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को कुछ बोल दे तो उसकी जीभ काट दो, वो ओबीसी को बोल रही है, वो दलित को नहीं बोल रही है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर वेद पाठ करे, सुने, कुछ सुन ले, वो कहीं पे वेद वाक्य का उच्चारण हो रहा है और कोई साथ में से गुजर गया, तब भी उसके कान में शीशा डाल दो, उसका कोई किसी सवर्ण महिला के साथ संभोग करे तो उसका जो है लिंग काट दो। ये व्यवस्थाएं दलितों के लिए नहीं है, ये ओबीसी कम्युनिटीज़ के लिए हैं। तो अगर आपको आपकी वाकई में आपको आपका स्थान जानना है ना, कि इस विराट हिंदुत्व के आप कॉन्सेप्ट में कहाँ फिट होते हो, आपकी जगह कहाँ है, तो आपको वो पता चलेगा कि आप शूद्र हैं। आप अपने आप को जो जाति का नाम लेके आप इतिहास में मार्शल कौम बन जाइए, आपको ये एहसास ही नहीं हुआ कि आपके लोगों को क्या कर दिया गया। आप यूनिवर्सिटी में आपके लोग नहीं, आपके लोग जज नहीं बन रहे, आपके लोग वकील नहीं बन रहे, आपके लोग प्रोफेसर नहीं बन रहे, आपके लोग बड़े बड़े पदों पर नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस्तीफ़ा देते हैं अपना हिंदू कोड बिल पे, तो तीसरी वजह ओबीसी के बारे में कि ओबीसी के लिए आप जो है भैया कमीशन बनाइए, इनको रिजर्वेशन दीजिए जी। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, 40 सिफारिश हैं, एक सिफारिश लागू हुई, उसके बाद फिर अर्जुन सिंह दूसरी करते हैं। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की वजह से आज आप देखेंगे ओबीसी समाज एक मुख्य धारा में शामिल हुआ। नहीं तो वो ठीक है, आपके पास लाठी है, वो मसल पावर है आपके पास में। मसल पावर किसके लिए है? दलितों के लिए। अब दूसरों से भिड़ेंगे तो आपके वो हरियाणवी में कहते हैं कि टाट में लाठी मारेंगे, है ना। इधर ही कपाल पे लाठी, आप बिहार यूपी में बोलते हैं ना, कपाल पे लाठी मारेंगे। तो वो आप करेंगे तो आपको वो अनुभव होगा। आपके जो यूपी बिहार की जो पॉलिटिक्स है, वो उसी व्यवस्था के खिलाफ तो लोग, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये किस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए? ये उसी क्रूर ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए। आपने उसको जातीय गुट से, या आप अगर उसको जातीय पहचान से जोड़ेंगे तो फिर मैं आपको क्या समझाऊं? फिर आप समझने लायक हैं कि नहीं है, फिर मुझे इस पर शक होता है। आपको वो देखना पड़ेगा कि उस व्यवस्था में आप कहाँ हैं, और उस व्यवस्था में अगर आप दलितों पे उत्पीड़न करके अपने आप को महान बना रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। उस व्यवस्था के आप फुट सोल्जर बन जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। मान्यवर कांशीराम साहिब ने एक शब्द बनाया, बहुजन। उन्होंने इस पूरी व्यवस्था में दलित बहुजन समाज को जोड़ के कि हम एक साझा विरासत है हमारी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि भाई ठीक है, आप ओबीसी, आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, आप दलितों के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं रखना चाहते, मत रखो, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे आप सहमत होकर एक साथ सरकार बनाओ, आप अपना सत्ता कायम करो। मान्यवर साहब ने उसको सच करके दिखाया। उन्होंने एक समाज ऐसा बनाने की कोशिश की जहाँ हम सब मिल के एक दूसरे के साथ काम करें, एक दूसरे के खिलाफ ना हो, ताकि आपका दुश्मन आपके मज़े ना ले, आपका दुश्मन उसका लाभार्थी ना बने। अब इस भाईचारे में दलित जो हैं वो चारा हैं, बाकी भाई हैं। अब दलितों पे मैं तो कभी कभी इस पीड़ा को महसूस करता हूँ परमिंदर, इट्स अ वेरी सीरियस, मैं बहुत गंभीरता से ये बात बोल रहा हूँ। जो दलित समाज है वो हर जगह पिस रहा है, हर जगह मार खा रहा है। अगर उन्हें मुसलमानों से सेकुलरिज्म निभाना है, तब भी वो पिटेंगे, तब भी वो उस व्यवस्था का शिकार होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भी दलितों पर उत्पीड़न करते हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे हम चाहते हैं कि क्योंकि वो भी माइनॉरिटी है और उनके ऊपर भी बहुत उत्पीड़न है, तो हम उनके उस पीड़ा में साथ खड़े होते हैं। तो एक कॉस्ट हम पे करते हैं वहाँ पर भी। हमें ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है, तब भी दलित मार खा रहा है। तो ये जो भाईचारा कॉन्सेप्ट है, दलित चारा, बाकी सब लोग भाई। तो कभी कभी हम इस बात पे चिंतन करते हैं कि मतलब कि दलित जो व्यक्ति, जिस समाज ने इतनी कुछ चीज़ें झेली हैं, वो लाठी खा के, इनसे पिट के, इनके हक की बात कर रहा है।
जी। अगर आप व्यवस्था देखेंगे, आप पिछले कुछ 100 साल का इतिहास उठा के देख अच्छा, लीजिए। मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, हाँ, तो दलित सबसे आगे थे उसको लागू करवाने में। सबसे आगे थे भाई, सबसे उस मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस्तीफा देते हैं, हाँ। तीसरा कारण ओबीसी रिजर्वेशन है। कांसी राम जी ने हाँ। दिल्ली के प्रेस क्लब यहाँ 1 महीने का धरना दिया था। बहुत बड़ा उन्होंने धरना दिया बोट क्लब। बहुत सारे साइकिल चलाए और बोला कि हमें उनकी सरकार जब हाँ। वीपी सिंह की थी, तो उसमें उन्होंने शर्त रखी थी कि आपका मंडल कमीशन, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा दलित समाज का है। और बहुत लोगों को कम पता है, पॉडकास्ट में मैं बता देता हूँ कि बहुत लोगों के बात पता नहीं है। आदरणीय बहन जी जो हैं, उस समय बिजनौर से शायद सांसद थी, हाँ, और जितना अच्छा भाषण उन्होंने दिया है, हाँ, बहुत कम लोगों ने दिया है संसद में। हाँ। वो 1 पेज का भाषण है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, जी, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, तो बहन जी उसके पक्ष में खड़ी थी। उन्होंने तो बोला कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी अगर आप लागू नहीं करेंगे तो। जी। तो वो दबाव डाल के, दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करके जी। उन्होंने रैलियां करके, साइकिल यात्राएं करके मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू कराने की बात की। अब कास्ट सेंसस की बात कौन कर रहा था? जी। हमारे अपने लोग कर रहे थे, दलित समाज के लोग कर रहे थे, बहुजन समाज के लोग कर रहे थे। बाद में वो मुख्य धारा का मुद्दा बना ना, बाद में वो उस तरह से गया ना। तो दलित बहुजन समाज बहुत सीरियसली, दलित समाज अगर आप इतिहास देखेंगे पिछले कुछ सालों का, तो आप देखेंगे कि वो हर मोर्चे पर लड़ रहा है। सबसे ज़्यादा मार वही खा रहा है। आप जो है, अगर आप देखेंगे कि हम लाठी भी आपकी खाएं, आपकी गाली भी खाएं, फिर आपको समझाएं भी, ये दबाव भी हमारे ही ऊपर है कि हम आपको समझाएं भी, सिखाएं भी कि भाई आप सुधर जाओ। तो ये कभी कभी हम इस पर सीरियसली सोचते हैं कि क्या दलितों को ये करना चाहिए, कब तक हम समझाएं? तो हमें मालूम है कि दुश्मन हमारा कौन है ना। ओबीसीज को ये मालूम ही नहीं है कि उनका दुश्मन कौन है। जी। अब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्री माई, क्या वो दलित हैं? ओबीसी है। माली समाज से, ओबीसी समाज से, जी। फूल साहू जी का काम महाराज। करने वाले शाहू महाराज, जी। शिवाजी महाराज, सब लोग। पेरियार जी। हैं। ये दलित लोग हैं क्या? इनको दलित लोग कितनी मोहब्बत से याद करते हैं। आप उनकी जयंती में जाएंगे तो वो ज्योतिबा फूले की जो जयंती है वो 11 अप्रैल को आती है, 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आती है। तो आप देखिए, वो साथ में फोटो लगा के, साथ में उनको याद करके, और हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। ये शब्दावली किसने विकसित की? ये सम्मान किसने, सावित्री माई को हमने किसने स्थापित किया? दलित समाज ने। मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब का एक उनका फोटो आप देखेंगे, बहुत पुराना 80s का, वो वहाँ पे कैडर कैंप कर रहे हैं, पीछे पेरियार का फोटो लगा हुआ है। अब पेरियार तमिलनाडु में, पंजाब के लोगों को मालूम ही नहीं कौन अच्छा, पेरियार। उत्तर भारत में वही लेकर आए इन लोग। कौन लेके आया? जी, जी। ये जो ओबीसी नायक नायिकाएं थी, इनको कौन लेके आए? ये हमारे लोग लेके आए जिन्होंने स्थापित किया। तो आप जब अपना इतिहास में रिश्ता ढूंढते हैं तो आप उनको, सच्चे नायकों को पढ़िए, सच्चे नायकों की कहानी को पढ़िए, तो उसमें फ़र्क है कि आप कौन से वाले ओबीसी हैं, है ना। तो वो मंदिर में घंटा बजाने वाले हैं या स्कूल की घंटी बजाने वाले, कि घंटी बजेगी तो हम स्कूल जाएंगे, हम लोगों को पढ़ाएंगे। वो बाहुबल दलितों पर आपका कभी कभी काम आता है, वो क्राइम है, अपराध है, आप जब करेंगे तो जेल जाएंगे उसके लिए। लेकिन आप जब उधर बैठेंगे ना, तो आपको वो ट्रीटमेंट सबको मालूम है। आप जितने ग्रुप्स में जाइए, आप रीलबाज लोग हैं तो वो ये जाति बताते हुए कभी कभी, अरे कोई हमारे अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन आप जब मौका आएगा तो आपको पता चलेगा, वो आपको एहसास करा देंगे, आपको वो पता करा देंगे कि आप जितने मार्शल कौम हैं उनकी नज़रों में आपकी हैसियत क्या है, बिल्कुल आपका क्या वैल्यू है। सबसे ज़्यादा ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किसने किया? मंडल कमीशन में वो आग लगाने वाला लड़का तो बामन था, गोस्वामी ओबीसी आरक्षण। किसी दलित ने किया क्या आपका? अच्छा, वो गोस्वामी को ओबीसी आरक्षण मिलता था, उसको पता ही नहीं था उसके लिए लागू हो रहा है। तो गिरिपुरी, गोस्वामी, तीनों को आरक्षण मिलता है। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने फाड़ा है, जिससे फायदा सबको मिलना था, अपना नुकसान, मतलब अपने पैर पे लेके कुल्हाड़ी मारना नहीं, काट डालना पैर, ये ओबीसी काम करता है। तो ओबीसी को सच में ये बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत, मैं अभी हम खुश हैं कि जो दलित बहुजन समाज की राजनीति है उसमें ओबीसी का सवाल उठ रहा है, और उसमें वो सामाजिक न्याय का सवाल उठ रहा है जी। वो प्रतिनिधित्व के साथ साथ सामाजिक न्याय, आरक्षण की बात हो रही है, जनसंख्या जनगणना की बात हो रही है, प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, और उसमें दलितों का सवाल साथ आता है। क्योंकि दलित समाज, आप देखेंगे ब्राह्मणवाद से लड़ने वाला सिर्फ यही समाज है। आप कर लीजिए आपको जो करना है, सबसे ज़्यादा मार खाने वाला, सबसे ज़्यादा शहीद होने वाला, सबसे ज़्यादा पीड़ा झेलने वाला और सबसे ज़्यादा लड़ने वाला
दलित समाज है। तो इस देश में अगर ब्राह्मणवाद को कोई हरा सकता है, इस देश में मनुवाद को कोई हरा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद है। वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद है। उसके अलावा कोई विचारधारा टेम्परेरी वो अपनी राजनीति के हिसाब से इधर उधर शिफ्ट होती है। अब अखिलेश यादव हमारे ज़िलों के नाम बदल दिए थे जब हमारे महापुरुषों के नाम पे, जबकि ओबीसी अमरोहा ज्योतिबा फुले के नाम पे था, बदल दिया। उनको मालूम ही नहीं वो ओबीसी हैं कि नहीं है। अब वो सामाजिक न्याय की बात करें तो आप टेम्परेरी स्विच कर सकते हैं, लेकिन जो दलित बहुजन समाज के लोग हैं जो लड़ रहे हैं, वो सदियों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, सदियों से वो इस काम को कर रहे हैं कि इस देश को बेहतर बनाया जाए। हम गुजारिश करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ओबीसी समाज के लोगों से, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। दलित लड़ रहे हैं भाई, हम फाइटर कौम हैं, हम नहीं मरेंगे। आपने हमको गांव में रहने नहीं दिया, गांव से बाहर फेंक दिया, हम जंगली जानवरों से लड़ते रहे। आपने हमको अच्छा पानी नहीं पीने दिया, हम पॉल्यूटेड पानी पिया, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया। आपने हमको खाना नहीं दिया, मरे हुए जानवर का मांस हमने खाया, जूठन पड़ी है, मुर्दैया पड़ी है, आपको समझ आएगा। कई कई दिन पुराना मांस खाया, फिर भी हम लोग जिंदा रह गए। तो अब तो गैस चैम्बर बचता है, जब आप हमको गैस चैम्बर में डाल दोगे, मर जाएंगे, तब भी मुझे लगता है एक आध तो कहीं बच जाएगा, और फिर वो एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा, समानता की लड़ाई लड़ेगा। तो दलित समाज तो लड़ रहा है, ओबीसी समाज की अभी जिम्मेदारी है कि आप अपने नायकों को तो जानो यार। अपने नायक जिन्होंने आपके लिए जिंदगी लगा दी, उन लोगों का आप एहसान ही नहीं मानते हैं। अब एक महानायक हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छाती से लगा के रखते हैं बाबा साहब को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल में है हमारे। उनसे जितनी मोहब्बत हम लोगों को है, उनकी जितनी हम लोग इज्जत करते हैं, उनको जितना प्यार हमारे परिवारों में होता है, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी व्यक्ति को उतना प्यार मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती दुनिया की इकलौती ऐसी जयंती है किसी भी महापुरुष की जो इतने बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, जिसमें किसी को इनविटेशन नहीं होता, खुद का पैसा लगा के, खुद की चीज़ें, और जहाँ किताबें बिकती हैं, जहाँ ज्ञान बिकता है, जहाँ जाति को तोड़ने की बात होती है, वो काम दलित समाज इतने मोहब्बत से करता है। इतनी मोहब्बत, मतलब लोगों के आंसू निकल जाते हैं। बाबा साहब, आप दीक्षा भूमि जाएं, आप उनके 26 अलीपुर रोड जाएं, उनसे जुड़े हुए जगह पर आप जाएंगे, लोगों के आंखों आंसू आते हैं। हम लोग इमोशनल हो जाते हैं बाबा साहब के बारे में बात करते हुए। कितनी उन्होंने पीड़ा झेली, कितनी उन्होंने हमारे लिए तकलीफ़ें सही। उनके बच्चे शहीद हो गए हमारी वजह से, उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी बहुत लड़ाई कर रहे थे, फिर भी बहुत चीज़ें कर रहे थे। उस महानायक को हम बहुत मोहब्बत करते हैं, आप अपने नायकों को याद ही नहीं करते जी। तो ये फ़र्क है। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ अच्छे लोग आएंगे तो वो इस बात को समझेंगे और समाज और बेहतर होगा जी। हम लोग 5 बहुविकल्पी सवाल पूछते हैं और एक लाइन में उसका उत्तर देना है। अच्छा। मैं नाम किसी का लूँगा, जैसे मैं बोलूँ कि कामसी राम, तो एक शब्द क्या होगा आप? हमारे मसीहा। मायावती जी। हमारी शान। लालू जी। हमारी मजबूती। ज्योतिबा फुले। हमारे राष्ट्रपिता जी। बहुत शुक्रिया सुमित जी, और आपने बहुत बेबाकी से टॉक विद परमिंदर में बात की है। मुझे लगता है कि जो भी दोस्त देख रहे हैं उनको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है तो हम थोड़ा और लंबा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप बोलें, टॉक विद परमिंदर से लोग जुड़ें और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया परमिंदर, मुझे भी अच्छा लगा। और जनरली कई सारे पॉडकास्ट में मेरे पर्सनल जीवन पर सवाल होते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ज़्यादा खुल के मैं बात कर पाया और आपके ऑडियंस को कुछ पसंद आएगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। आप सबको जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया साथियों। अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।